स्टार्ट करते दोस्तों सुपर्ब तरीके से आज का सेशन, बेहतरीन तरीके से एकदम रेडी हो जाइए। आज का सेशन आपको मस्त तरीके से मजा आएगा। घड़ी देखिए अपनी, सभी लोग घड़ी देखिए अपने अपनी। अभी 9:19, चलो 20 मिनट ले लो, 9:20 1 घंटे 40 मिनट में करीब पढ़ाऊंगा। मतलब अगले 100 मिनट करीब अपन पढ़ेंगे। मुझे 100 मिनट का, मैं 100 मिनट एग्जैक्ट पढ़ाऊंगा दोस्तों। मुझे बस जो प्री रिक्विजिट है वो आपको बताता हूँ 100 मिनट में। जो लोग लैपटॉप में देख रहे होंगे, डेस्कटॉप में देख रहे होंगे, बहुत बढ़िया, वो लोग अपने फ़ोन को दूर रख दीजिए। और जो लोग फ़ोन पे देख रहे होंगे ना दोस्तों, वो अभी बीच में व्हाट्सएप, ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब दुनिया भर की चीज़ नहीं करेंगे। अगले 100 मिनट 200% एनर्जी के साथ पढ़ना, आपको नेक्स्ट लेवल मजा आएगा। चलिए तैयार हो जाइए दोस्तों। मैंने आपको पहले भी कहा कि 5 एग्जाम्स, चाहे आपके गेट ईएससी का पेपर हो, चाहे आपके पब्लिक सेक्टर का पेपर हो, एसएससी जेईई का पेपर हो, अपन लोगों को कवर करते चल रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। कल आपको याद है हम लोगों ने सर्कल में एक मैंने आपको नोट लिखवाया था और 2018 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था और मैंने गेट 22-23 वालों के लिए स्टार लगवाया उसको, ठीक है। इसी तरह से ना दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले आप पैरेलल लाइंस किसको बोलते हैं वो समझिए। सर ये तो आपने पैरेलल बनाया ही नहीं है। हाँ जानता हूँ दोस्तों, पैरेलल नहीं बनाया मैंने। ये रही 2 लाइन्स, ये पैरेलल है दोस्तों। सर कैसे पता चला पैरेलल है? देखिए दोस्तों, जब पैरेलल है कि नहीं ये डिफाइन करने के लिए क्या होता है, हाँ सर ठीक है ना, जब 2 लाइंस ना कट हो, मिनिमम कंडीशन क्या होती है कि 2 लाइंस कट नहीं होने चाहिए। एक काम करो, मैं एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दिया, एक लाइन जमीन पर ड्रॉ कर दिया, ये भी तो कट नहीं, तो पैरेलल हो गए? नहीं, ये पैरेलल पता नहीं सर, ये शायद नहीं होगी पैरेलल। इसलिए मैं आपको बोला पहले ना, हमेशा एक बात एकदम आराम से समझना ना, कोई आपको टॉपिक आता है नहीं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जब बताऊंगा तो मेरा बताने का मेरा एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि वो टॉपिक आपको एकदम आसान लगना चाहिए। दैट्स द रीजन, दैट्स द थिंग, राइट। मुझे वो चाहिए होता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जब आप बोलते हैं कि 2 लाइंस पैरेलल होनी चाहिए, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगले 100 मिनट फुल 200% एनर्जी के साथ सुनना दोस्तों। जब आप बोलते हैं कि जब आप ये बोलते हैं कि 2 लाइंस पैरेलल है, 2 लाइंस के पैरेलल होने के लिए सबसे पहली कंडीशन जानते हैं दोस्तों क्या होता है? जो 2 लाइंस है ना वो कोप्लेनर होनी चाहिए। मतलब सर एक ही प्लेन पे, अगर मैं बोर्ड पे बना रहा हूं तो दोनों की दोनों लाइंस को इस बोर्ड पे होना पड़ेगा। अगर दोनों लाइंस में नीचे बना रहा हूं तो जमीन पे, तो दोनों लाइन जमीन पे होना पड़ेगा। छत पे तो दोनों लाइन छत पे होना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। एक लाइन इस बोर्ड पे और एक लाइन जमीन पे नहीं हो सकती, इसमें पैरेलल वाली कोई बात ही नहीं है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि फिर वो लोग कट ना करें या इनफाइनाइट पे जाकर कट करें, लेकिन पहला पॉइंट ये दोस्तों, एकदम छोटी सी बात थी लेकिन वर्दी बात थी, ठीक है। इसको आप लिख के रखिएगा, अच्छा पॉइंट है। तो ये दोनों लाइंस तो कोप्लेनर है, बिल्कुल है। सबसे पहले दोस्तों मैंने बोला लाइन, हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक लाइन किसको बोलते हैं? जब आप एक बिंदी बनाते हैं तो क्या ये लाइन है? ये बिंदी कैसे लाइन हो सकती है? ये बिंदी एक लोकेशन है। आप स्पेस में एक पॉइंट बनाते हैं, ये एक लोकेशन है, ये एक एग्जैक्ट पॉइंट है, ये कोई लाइन नहीं है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मैं क्वेश्चन दूंगा भी, है ना। ये एक एग्जैक्ट लोकेशन है, ये प्रिसाइज पॉइंट है, ये कोई लाइन कैसे हो सकती है यार? तो इसी चीज को बोलते हैं दोस्तों पॉइंट, ठीक है दोस्तों, उसको बोलते हैं पॉइंट। एक काम करते दोस्तों, इस बिंदी से एक डायरेक्शन में तीर निकाल, क्या ये लाइन है? नहीं दोस्तों, ये भी लाइन नहीं है। ये जब तीर आपको एक डायरेक्शन में दिखेगा उसको रे बोलते हैं, लेकिन जब आप ये तीर ना दोनों डायरेक्शन में देखते हो तब इसे बोलते हैं लाइन। इससे भी इंपॉर्टेंट चीज सुनिए, इसको लिख के रख लीजिएगा। हमेशा एक बात याद रखिएगा दोस्तों, मिनिमम पॉइंट जो चाहिए एक लाइन ड्रॉ करने के लिए, वो मिनिमम पॉइंट्स होते हैं 2। साथ चल रहे हैं मेरे? इसकी जरूरत ना दोस्तों परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में एक हाई लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्वेश्चन बनते हैं, जो आपके में थोड़ा सा कम चांस है, ये वो कैट वैट में ज़्यादा आते हैं। नहीं तो अगर आपको लगेगा, मैं तो पहले कैट वालों को ही पढ़ाता था ना, इसलिए आपको बोल रहा हूँ, आपको ऐसा लगेगा तो आप मुझे बता देना, मैं वो करा दूंगा। एक्चुअली ट्रायंगल्स बनने का क्वेश्चन होता है ज्योमेट्रिकल फिगर के अंदर, करा दूंगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो आपको बहुत आसान भी लगेगा, ठीक है। लेकिन आपको बताया तो एक लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम इस तरह के 2 पॉइंट्स चाहिए, ठीक है दोस्तों। एक ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 3 पॉइंट्स चाहिए। चलो एक काम करो, उसको लिख के रख ही लो ना। एक ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 3 पॉइंट्स चाहिए, एक सर्कल ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 3 पॉइंट्स चाहिए। सर्कल के लिए 3 इसलिए क्योंकि बेंड नहीं होगा तो सर्कल, ठीक है। तो ना अगर आप चाहें तो उसको डायरेक्टली याद रख सकते हैं, ठीक है, इसको आप डायरेक्टली ध्यान रख सकते हैं। एक लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस किस एग्जाम में आते हैं? एसएससी में डायरेक्ट आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, एफकैट के पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो कभी इस तरह का क्वेश्चन है तो ध्यान रखें, ये सब टॉप नॉच क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगर 5 पॉइंट्स दिए हैं, मतलब सर अगर आप ये बोल रहे हैं, चलिए काम, ये रहा एक पॉइंट, ये रहा एक पॉइंट और ये रहा एक पॉइंट, राइट। चलो एक काम करो, मैं बोलूंगा आपको लाइन ड्रॉ करो तो आप क्या करोगे? ये हुआ सर, हाँ। ये हुआ सर, हाँ। ये हुआ सर, हाँ। सही लिखे हो, अच्छा।
सर अभी लेकिन आप बोले कि एक लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स है, राइट? एक लाइन के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स ही। हाँ, कितने पॉइंट्स मैंने आपको दिए थे अभी इस प्रश्न में? मिनिमम मैंने आपको कितने पॉइंट्स थे? 1 पॉइंट यहां पे दिया था, 1 पॉइंट यहां पे दिया था और 1 पॉइंट यहां पे दिया था। अगर मैंने आपको 3 पॉइंट्स दिया था, इस तरह से ड्रॉ करके नहीं चेक करूंगा तो क्या बोल सकता हूं? 3 में से किसी भी 2 पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया, 3C2 बन गया। 3 लाइन साथ चल रहे नहीं चल रहे दोस्तों? साथ चल रहे कि नहीं चल रहे भाई साहब? ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता भाई, साथ चले कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ सर, मान लीजिए 4 पॉइंट्स दिया था तो सर, अरे सर 4 पॉइंट्स में ऐसे खटाखट कनेक्ट कर दूंगा। 100 पॉइंट्स दे, अरे सर 100, लेकिन अपना ये तो अच्छा तरीका है, जितने भी पॉइंट्स दिए गए उसमें से किसी भी 2 को सेलेक्ट कर लोगे, बन गए लाइंस। ये बात हुई ना, दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ इंफॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब 100 पॉइंट्स है तो कितने लाइंस बनेंगे? 100C2। साथ चल रहे नहीं चल रहे? साथ चल रहे कि नहीं चल रहे भाई साहब? क्या लिख रहे हो, देख नहीं पाया। सर यूपीएससी में भी एप्टीट्यूड आता है क्या, यहां से कवर हो जाएगा? हाँ आयुष, हाँ आपका ये क्या अनअकैडमी पे कोई न्यू कोर्स आ रहा है? किसका? एप्टीट्यूड का पूछ रहे हो क्या? एप्टीट्यूड का अगर आप मुझसे पूछ रहे होगे तो एप्टीट्यूड का मेरा कोर्स तो जुलाई में आएगा मोस्ट लाइकली। सर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कवर करवा दीजिए, कवर करवा दो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एसएससी के हिसाब से बोल रहे हो तो मैं करा दूंगा। जैसे कि किसने बोला है? ये अभिनंदन शर्मा, ये अभिनंदन ने का क्वेश्चन सभी लोग पढ़ो। ये लड़का मतलब तैयारी कर रहा है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछो मतलब पढ़ाई कर रहे हो। जानते हो अभिनंदन क्या? आपको भी लगता होगा ना, आप लोगों में से कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप क्यों बनाते हैं सर वो वीडियो करंट अफेयर्स का? ये सुनो, एक बार जानते हो अभिनंदन क्या हुआ? एक आपके एसएससी के में और यूपीएससी में भी ऐसे पैसेज आते हैं। एक पैसेज आया था, जानते हो किस पे? नरसिम्हन कमेटी की रिपोर्ट पे। जब हमारे पास पैसा खत्म हो गया, हमारे पास पैसा नहीं था, हम आईएमएफ के पास गए, 90s की बात कर रहा हूं, तो उसके बाद क्या हुआ? हम आईएमएफ से उधार तो ले लिए, आईएमएफ ने बोला पैसा चुकाओगे कैसे भाई? तो हम लोगों ने बोला हम मार्केट खोल देंगे। मार्केट को खोल देने को इंग्लिश में बोलते हैं लिबरलाइज कर देना, हम लिबरलाइजेशन कर देंगे, और हिंदी में बोलते हैं उदारीकरण। हम मार्केट को उदार बना देंगे, मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, तभी तो डेटॉल जैसी कंपनीज आई ना हमारे यहाँ पे। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई और उनको बोला कि हमारे यहाँ पे सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, क्या अच्छा कर सकते हैं, और उस कमेटी का नाम पड़ा नरसिम्हन कमेटी। उस नरसिम्हन कमेटी ने काफी सारे रिकमेंडेशंस दिए। उस रिकमेंडेशन में ये था, देखो एक सिंपल भाषा में, अभी हर 100 रुपए जो आप जमा करते हो ना बैंक में, पहले ऐसा होता था, एक सिंपल तरीके से बताता हूं, पहले ऐसा होता था कि 100 रुपए में समझ लो 55 रुपए हर बैंक के पास से आरबीआई के पास जाता था। इसको बोलते थे CRR, कैश रिजर्व रेशियो, एंड SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसका मतलब बैंक के पास हाथ में 45 रुपए बचता था। अब उस 45 रुपए का बैंक किसको लोन दे, कौन सा बिजनेस एक्सपैंड करे? तो नरसिम्हन कमेटी ने बताया सर इसको बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब जो बैंक्स आरबीआई को पैसा दे रहे हैं उसको कम करना पड़ेगा। आज जानते हैं कितना ये? आज पूरी तरह से 25 भी नहीं है, चलो राउंड फिगर में 25 ले लो। इसका मतलब बैंक के हाथ में हर 100 रुपए में तकरीबन 75 रुपए आता है। बेटर सिचुएशन है। मोटे मोटे तौर पे नरसिम्हन कमेटी की रिपोर्ट ये थी। पूरा पैसेज सिर्फ नरसिम्हन कमेटी पे आया था। आप में से वो लोग जो जेन्युइनली तैयारी कर रहे हैं उनको यही सब चीज ना पता रहती है कि हाँ मेरे को रीडिंग इसलिए करना है। अगर आप ये सोच के पढ़ाई कर रहे हैं ना दोस्तों कि मैं जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन जाके पेपर पढ़ूंगा और बनाऊंगा, भूल जाइए, और उतना टाइम ही नहीं रहेगा। नरसिम्हन कमेटी अगर आपने रीड कर रखा है या फिर उनका आउटकम रीड कर रखा है या फिर थोड़ा आपको आइडिया भी है मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, थोड़ा आइडिया है मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में, बैंक रेट्स के बारे में, कैश रिजर्व रेशियो CRR के बारे में, SLR के बारे में, आपको रेपो रेट, रिवर्स रेपो, थोड़ा आइडिया भी और पैसेज दिया हुआ है, धक 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 खड़ाखट बनेगा, मशीन टाइप का पैसेज बनता है। फिर यही तो चीज अपने को चाहिए होती है दोस्तों। कभी भी जब एग्जाम की तैयारी करना शुरू करो तो ये कभी भी मत सोचना कि मेरा कट ऑफ निकलना चाहिए। हमेशा ये सोच के पढ़ो मैं रैंक में रहूंगा, क्योंकि जिस दिन आप ये सोचोगे मैं कट ऑफ मेरा निकलना चाहिए, वो कभी नहीं निकलेगा, वो बाउंड्री में रहोगे, इंटरव्यू में छट जाओगे। लेकिन जब आप ये सोच के पढ़ेंगे कि मेरे को रैंक में रहना है तो आप नेक्स्ट लेवल पढ़ाई करेंगे। यही सब डिफरेंस क्रिएट करता है दोस्तों। ये मत सोचिएगा कि मैं ये क्यों पढ़ूं, ये वाला टॉपिक क्यों पढ़ूं, कहीं आता है कि ये सोचिएगा मैं इस टॉपिक को क्यों नहीं पढ़ूं। अगर आया तो ना इस साइकिल में पढ़िएगा तो आप ना ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से अपन करेंगे। ठीक है,
अभिनंदन, मैं आपसे ना बाद में बात करता हूँ। जीआरई का आप में से पूछ रहे हो, जीआरई में अलग तरह से तैयारी चाहिए होती है। जीआरई में आपको आरसी, आपका आरसी का प्रॉब्लम नहीं है, आपको वोकैब का प्रॉब्लम है। मेरे को पता है ना कि जो नॉन नेटिव स्पीकर रहते हैं उनका आरसी का प्रॉब्लम नहीं रहता, उनका वोकैब प्रॉब्लम ये होता है। आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो चाहे किसी भी जो भी एग्जाम आप लोग देते हो उसमें ऑल इंडिया या फिर इंटरनेशनल बेस्ट जो होता है ना, समझ लीजिए 200 वर्ड्स का अगर आरसी है फॉलोड बाय 4 क्वेश्चन है तो तकरीबन 8 से 9 मिनट बेस्ट होता है। मतलब जो लोग लीड करते हैं 100% टाइलर्स होते हैं उनका ये रहता है 8 से 9 मिनट के बीच में, और जिनका अच्छा नहीं रहता है वो 15 से ऊपर लगता है, 15 मिनट से ऊपर या 12 मिनट विद 70% या उससे कम एक्यूरेसी। तो प्रॉब्लम ना वोकैब की रहती है, क्योंकि हम वोकैब में इतना टाइम देते हैं कि हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए टाइम नहीं बचा पाते। तो होता ये है कि हम 8 से 9 मिनट नहीं लेते, हम 15 मिनट लेते हैं, लेकिन 60% एक्यूरेसी के साथ आरसी बनाते हैं, और यहीं पे गेम चेंज हो जाता है। क्योंकि आपका वोकैब श्योर नहीं था और आपने आरसी जब बचाया तो आप बनाया तो आपका इतना टाइम ही नहीं बचा। आपने 14-15 मिनट लिया, 13 मिनट भी लिया, 60% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन बनाया और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो बाहर हो गए एग्जाम से। लेकिन अपने को बेसिकली वोकैब इतना जबरदस्त, वोकैब, कैलकुलेशन, ये सब तो अपन बाहर से अच्छा करके जा सकते हैं ना एग्जाम में, वो सब अपन को, इसलिए अपने को उस पर वर्क करना चाहिए। तो होता क्या, जब आप वोकैब में सभी लोग 2 से 2.5 मिनट ले रहे हैं और आप 30 सेकंड में मार रहे हो ना, तो होता ये कि आपने 1-1 मिनट बचाते हो और ये सब आप आरसी में लगाते हो। और जब आरसी में लगाते हो तो हो सकता है कि मैं ना इंग्लिश मीडियम का नहीं होऊंगा, हो सकता है मेरा ना स्किल इतना अच्छा नहीं होगा रीडिंग का, लेकिन वहां पे मैं लीड कर देता हूं जहां पे ना लोग ना क्या करते हैं 8-9 मिनट पे जो टॉप करता है वो करता है, मैं 14 मिनट ले रहा हूं लेकिन मेरा एक्यूरेसी ज्यादा हो जाता है। आप साथ चल रहे हो मेरी बात, आप समझ पा रहे हो? आप स्ट्रैटेजिकली बीट करोगे ना तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बीट कर दोगे। आपने ऐसे हवा में मत करना, तो ना आप स्ट्रैटेजिकली बीट करना। तो स्ट्रैटेजिकली आप जाओगे तो मैं आपको बता रहा हूँ, यू विल नेल द एग्जाम। मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई ना इतनी बड़ी चीज नहीं होती है, ठीक है? तो आप उसको ना इस तरह से करना, आप मस्त कर दोगे। आपको ये जो चीज मैं बोल रहा हूँ ना दोस्तों, मैं तो कैट वालों को पढ़ाता ना, तो मैं ये सब चीजें उन कैट वालों के साथ भी बोलता था। कैट तो सबसे अच्छा एप्टीट्यूड का पेपर है ना, एप्टीट्यूड का पेपर, क्योंकि ना देखो कैट जीआरई जीमेट दोनों को मिला के है, ठीक है? चलो वापस आ जाते हैं यहाँ पे, साथ चल रहे मेरे, राइट? चलो यहाँ पे अब सुनो, ठीक है? तो कुल मिला के सर आप ये बोल रहे हैं कि 3 पॉइंट्स है तो कितने स्ट्रेट लाइंस बन सकते हैं? 3C2। सर अगर मुझे 10 पॉइंट्स रैंडमली दिए, कोई कोलिनियर नहीं है तो ना, कोलिनियर होगा तो क्या होगा बाद में बता दूंगा। तो 10 पॉइंट्स दिए हैं तो सर 10C2। वाह यार, 10C2 का मतलब होता है 10 × 9, 1 × 2, मस्त 45। दोस्तों कमेंट बॉक्स में तुरंत आंसर देंगे अगर 1000 रैंडम पॉइंट्स दे दिए गए, रैंडम पॉइंट्स हैं, कोई कोलिनियर नहीं है। 1000 पॉइंट्स अगर मैंने आपको दे दिया है और मैंने पूछा भाई साहब कितने स्ट्रेट लाइंस बनेंगे, तुरंत आंसर देंगे जी कमेंट बॉक्स में, तुरंत चाहिए अपने आंसर। दोस्तों अपने पास 90 मिनट है, मुझे 90 मिनट का, 1-1 मिनट का आउटकम चाहिए, 1-1 मिनट का। 90 मिनट पूरे एनर्जी के साथ बैठना, नहीं तो खुद लॉग आउट करके चले जाना। 90 मिनट मुझे 1-1 मिनट का आउटकम चाहिए। तुरंत आंसर चाहिए। लूसीफर मोस्ट लाइकली जुलाई में, ठीक है? मोस्ट लाइकली। वेरी गुड सर, वैल्यू नहीं भी बताओगे तो भी चलेगा। 1000 पॉइंट्स अगर दिए हैं तो टोटल स्ट्रेट लाइंस कितनी हो गई दोस्तों? 1000C2। मस्त हो गया, नहीं हो गया? बताओ। 1000C2, खत्म बात, बस खत्म। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन अपने पास एक्सेसिबल नहीं थी अपन फोड़ दी, उसको बढ़ गया। मैंने आपको ये कहा दोस्तों, इसी तरह से ध्यान रखिएगा, ट्रायंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट्स है, सर्कल के लिए भी 3 पॉइंट्स ही है। इसका मतलब ये देखो ना, अभी 3 पॉइंट्स एक ही तो ट्रायंगल बना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 3C3। अगर n नंबर ऑफ पॉइंट्स है तो nC3। अगर 10 पॉइंट्स थे तो 10C3। 10C3 मतलब 120। 10, 9, 8, 1, 2, 3 का मतलब 120। अगर 1000 पॉइंट्स है तो कितने ट्रायंगल्स एंड कितने सर्कल्स? लिख दो आंसर एंड इसको हम क्लोज करके आगे आते हैं। जो 1000 पॉइंट्स है तो कितने बनेंगे भाई ट्रायंगल्स एंड सर्कल्स? 1000 पॉइंट्स है तो कितने बनेंगे? फटाफट बता देंगे भाई। ओह ये तो चाहिए था। 1000 पॉइंट्स है तो कितने बनेंगे भाई? बहुत बढ़िया, 1000C3, खत्म बात। मस्त तरीके से क्लियर है अपने को, एकदम सुपर तरीके से क्लियर है। फुल एनर्जी के साथ बैठना। अब देखो दोस्तों क्या होता है, 2 तरह की लाइंस होती हैं। एक ना जो कट नहीं करती है अपन उसको बोलते हैं सेम प्लेन पे होने चाहिए, कोप्लेनर होने चाहिए, और कट ना करे तो पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे तो पहले वाले केस में ये अगर मान लेते हैं मैं L एक लाइन लिया है मैंने और M एक लाइन लिया तो ये पैरेलल नहीं है ना। ऑन द कॉन्ट्ररी इस केस में L M दोनों के दोनों पैरेलल है, ठीक है दोस्तों।
चलिए दोस्तों, बहुत छोटी छोटी माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ों पे बात करूंगा, वही ज़रूरी होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, वही सब ज़रूरी होता है। ये क्या किया सर आप, एल एम मान लेते हैं, इस लाइन का नाम है एन, ठीक है दोस्तों, इस लाइन का नाम है मान लेते हैं एन। वो ज़रूरी नहीं तीर बनाए, ऐसा लाइन खींचे उसका मतलब लाइन ही होता है ना। अच्छा, अब आप सुनते हैं ना दोस्तों, मुझे ये बताइए आपके हिसाब से इनमें से ये जो मैंने लाइन एन बनाया है, इधर भी बनाया है, फर्स्ट वाले में या फिर सेकंड वाले में, दोनों में से कब ये लाइन एन ट्रांसवर्सल कहलाता है? ये लाइन जो एन है ये ट्रांसवर्सल कब कहलाता है? फर्स्ट में कहलाएगा, सेकंड में कहलाएगा? जरा कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, फटाफट जवाब देंगे इसका। फर्स्ट वाले केस में ट्रांसवर्सल कहलाएगी ये लाइन, या सेकंड वाले केस में कहलाएगी? बहुत बढ़िया दोस्तों, वेरी गुड, तेज तेज तेज, क्विक चाहिए अपने आंसर, फटाफट आंसर चाहिए भी। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, नाइस। बाकी लोग सही गलत वो छोड़ो, फटाफट आंसर दे जाओ, बस सही गलत वो छोड़ दो, फटाफट आंसर देते हो, जस्ट फिनिश इट ऑफ फटाफट। जिसको भी आंसर देना फटाफट आंसर देंगे। जो लाइन इसने जिस हरी लाइन ने कट किया दोनों येलो लाइंस को, इसमें फर्स्ट केस में वो हरी लाइन ट्रांसवर्सल कहलाएगी या सेकंड केस में कहलाएगी? आप में से ज्यादातर लोगों का कहना है कि सेकंड केस में कहलाएगी, जो कि ठीक भी है, लेकिन तो फर्स्ट केस में क्या कहलाएगी? यही चीज ध्यान से समझिएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि पैरेलल लाइंस को कट करने वाली ही लाइन ट्रांसवर्सल कहलाती है, बंच ऑफ लाइंस को कट करने वाली लाइन ट्रांसवर्सल कहलाती है। तो ये दोनों के दोनों केसेस में ये ट्रांसवर्सल कहलाएंगे। साथ चल रहे सभी लोग? इतने ही छोटी छोटी चीजें हमको चाहिए होती है दोस्तों। हम बोले यहाँ पे दो शब्द क्या सीखे? पहला शब्द हमने सीखा दोस्तों कोप्लेनर। सबसे पहली चीज लाइंस को पैरेलल बनाने के लिए, पैरेलल बताने के लिए चाहिए कि लाइन सेम प्लेन पे होनी चाहिए। अगर बोर्ड पे दोनों लाइन बोर्ड पे, जमीन में तो दोनों लाइन जमीन पे, ठीक है दोस्तों। दूसरा पॉइंट ये कहा मैंने, ऐसा कोई भी मैंडेट नहीं है कि पैरेलल लाइंस को ही कट करने वाली लाइन ट्रांसवर्सल कहलाए। नॉन पैरेलल लाइन से तो भी कट करने वाली लाइन, बंच ऑफ लाइंस बस होनी चाहिए, उनको कट करने वाली लाइंस कहलाती है ट्रांसवर्सल, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो पैरेलल है कि नहीं। साथ चलते रहना दोस्तों, हर एक चीज को लिखना, छोटी से छोटी चीजें जो बोलूंगा वो लिखना, ठीक है। एक जीनियस वही होता है, इसको छोटी छोटी चीजों के बारे में ज्यादा ज्यादा पता होता है। चलो आगे सुनो। अब ना दोस्तों, कभी भी एक पैरेलल वाला केस आता तो आप लोग के एग्जाम में, इसमें जो आप लोग का यूपीएससी वाले लोग का पेपर है ना, उसमें ही बोल रहा हूँ, सीसैट वगैरह में बोल रहा हूँ, सभी एग्जाम को अगर आप लेके चलेंगे तो बहुत आसान जो क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। एंगल के क्वेश्चंस, मैं भी 2-3 क्वेश्चन एक साथ पूछूंगा इसलिए बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना दोस्तों। ये 3 चीजों पर बनते हैं दोस्तों क्वेश्चन। किन 3 चीजों पर बनेंगे? मान लेते हैं इनका नाम हम कुछ लिखते हैं यार, 1 2 3 4 5 6 7 8। एंगल्स का नाम लिख दिया, कुछ नहीं है दोस्तों। क्या होता है, 3 चीजों पे आपके एग्जाम में सवाल बनते हैं जब भी लाइंस को लेके एंगल वाले क्वेश्चन आते हैं। ऐसे सर्कल को लेके एंगल वाले क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, उस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले एक एक करके क्लियरली एकदम एक एक चीजों को बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनेगा। आप में से कौन से इतने बहादुर बच्चे हैं जो मुझे बताएंगे एकदम खूंखार खतरनाक बच्चे कौन से हैं? देखो दोस्तों, एक सिंपल सी बात बताता हूं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल लाइंस पैरेलल, लाइंस पैरेलल करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। मुझे कमेंट बॉक्स में कितने लोग लिख के बता रहे हैं और कौन कौन बताने वाला है कि इसमें से करस्पॉन्डिंग ए डॉट लिख दिया, एंगल के लिए लिखा है ए डॉट। करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर, करेक्ट पेयर कौन लिख के बता सकता है? कितने करस्पॉन्डिंग एंगल्स देख पा रहे हैं? चलिए जी, आपको मैं 30 सेकंड देता हूं, 30 सेकंड में मुझे जरा करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर लिख के बताएंगे जरा कमेंट बॉक्स में दोस्तों। और भी थोड़ा फटाफट करेंगे इस काम को, फटाफट मुझे करस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर लिख के बताएंगे, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर लिख के मुझे बताएंगे दोस्तों। देखते हैं आप में से कितने लोग हैं ऐसे कितने लोग हैं ऐसे जो मुझे करस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर लिख के बताते हैं। बहुत बढ़िया, करेक्ट पेयर चाहिए दोस्तों मुझे, करेक्ट पेयर। ध्यान रखिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के करेक्ट पेयर दोस्तों, ठीक है। करस्पॉन्डिंग, और जो जिनको पता नहीं चल रहा करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, वो थोड़ा सा रुक जाइए, 30 सेकंड फिर बताऊंगा। वो लोग एक लाइन लिखिएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल लाइंस पैरेलल करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, लिख दीजिए। लाइंस पैरेलल करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल लाइंस पैरेलल, ये लिख दीजिए जी। तो आप लोगों ने क्या क्या लिखा है, चलो देखते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ उसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। ये दोनों के दोनों लाइंस एल एंड एम पैरेलल हैं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल मतलब एंगल 2, चलो 1 से शुरू करते हैं। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5
एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 6, ना सिर्फ ये, और चलिए एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 7 एंड एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 8। ये रहा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसके बाजू में लेकिन एक लाइन लिखिएगा दोस्तों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल लाइंस पैरेलल, लाइंस पैरेलल करस्पॉन्डिंग। इतना ही सिंपल रखिएगा दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं चीजों को इतना ही सिंपल रखिएगा, सिंप्लीफाई एंड ऐड लाइटनेस टू इट, दैट्स द नेम ऑफ द गेम। ठीक है दोस्तों। दूसरा पॉइंट दोस्तों, करस्पॉन्डिंग एंगल के बाद जो चीज मुझे चाहिए वो है, आपको बताना दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जो चीज मुझे चाहिए वो है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। चलो फटाफट अपने को इसका आंसर चाहिए दोस्तों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दोस्तों, फटाफट इसका आंसर चाहिए मुझे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, खटाखट अपने को आंसर चाहिए। इसमें भी लिखिएगा दोस्तों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल लाइंस पैरेलल, लाइंस पैरेलल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल। तुरंत चाहिए मुझे दोस्तों इसका आंसर है। ये क्वेश्चंस आप लोग के एग्जाम में खूब आते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है आप लोग के एग्जाम में, सब छोटे छोटे चीजें मैं भी दिखाता हूं क्या पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, 30 सेकंड का टाइम ही दे पाऊंगा दोस्तों। ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल, लाइंस पैरेलल, लाइंस पैरेलल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल। मिस नहीं करना है दोस्तों, ये सब चीजें, ये सब छोटी छोटी चीजें मिस नहीं करना है। ये मिस करने से क्या है ना, मजा नहीं आ पाएगा अपने को। ये सब मिस करने से क्या है ना, मजा नहीं आ पाएगा। कल तैयार रहिएगा दोस्तों, कल एकदम धूम धड़ाम सेशन रहेगा। कल दोपहर के 2 बजे से लेके परसों दोपहर के 2 बजे तक के अपना यूट्यूब फेस्टिवल रहेगा, ध्यान रखिएगा। लाइव भी मिलूंगा और रिकॉर्डेड सेशन भी, है ना। तो एकदम जबरदस्त तरीके से हर एक सेशन को देखिएगा, मजा आएगा आपको। ये जो यूट्यूब फेस्टिवल रहता है बेसिकली उसमें आपको मजा आएगा, ऐसा पढ़ाई में एकदम प्यार हो जाए पढ़ाई से, बस इसलिए रहता है सेशन। ठीक है, बहुत बढ़िया लिखा है सभी लोगों ने। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का मतलब वहां पे देखिएगा दोस्तों, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 6 दोस्तों। मैंने बोला दोस्तों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल लाइंस पैरेलल, लाइंस पैरेलल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। दोस्तों साथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं अपन लोग, है ना, एकदम जबरदस्त तरीके से साथ चल रहे हैं कि नहीं दोस्तों। तीसरा और आखिरी पॉइंट लिखेंगे हम लोग, और वो पॉइंट क्या है, इंटीरियर एंगल्स का सम, INTERIOR, इंटीरियर एंगल्स का सम होता है सप्लीमेंट्री। क्या होता है सर, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है दोस्तों 180 डिग्री। तो ये आप लिख के रखिएगा, इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, उसी को बोलते हैं सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री वर्ड लिख के रखिए, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री। लिख के बताइए जरा, कौन कौन से इंटीरियर एंगल्स है भाई साहब जिसका सम 180 हो रहा है, जरा मैं भी तो सुनूं। 15 सेकंड और ले लीजिए। कौन कौन से इंटीरियर एंगल्स है जिनका सम 180 डिग्री हो, जरा मैं भी तो सुनूं भाई, जरा मैं भी तो सुनूं कौन कौन सा। 15 सेकंड ले लीजिए, 15 सेकंड ज्यादा मत लीजिएगा क्योंकि 2 ही पेयर अपने को दिख रहा होगा, है ना। इंटीरियर एंगल्स का सम दोस्तों होता है सप्लीमेंट्री, मतलब 180 डिग्री। ये रहा दोस्तों एंगल 3, ये रहा दोस्तों एंगल 6। तो हमको ये समझ में आ गया कि एंगल 3 प्लस, एकदम ढंग से साफ साफ लिखिएगा, मतलब राइटिंग तो मेरी भी गंदी ही है, लेकिन आपको पढ़े तो आपको पढ़ाई में आ जाए, बस यही बोल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सभी ने लिख लिया। ये सप्लीमेंट्री लिखा हुआ है, सभी लोगों ने लिखा दोस्तों, एकदम बेहतरीन तरीके से सभी लोगों ने लिखा, सुपर्ब तरीके से सभी लोगों ने लिख लिया। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, इस सिर्फ यहां पर की बात नहीं है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ज्योमेट्री में ऑलवेज इक्वल होते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, आप में से वो लोग, कई लोग ऐसे होंगे जिनकी ज्योमेट्री बहुत अच्छी होगी, कई लोग ऐसे होंगे जिनकी ज्योमेट्री अच्छी नहीं होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज्योमेट्री में क्या होता है, ऑलवेज वर्ड कहीं पर भी आता है तो उसको ध्यान देना चाहिए। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मतलब जैसे ये दोनों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का मतलब जैसे ये दोनों। तो हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही है, और अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा ही है। ध्यान रहेगा दोस्तों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। यहां तक क्लियर है दोस्तों, यहां तक सुपर्ब तरीके से क्लियर है दोस्तों। चलो साथ चलते जाना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलो अब चलते हैं आगे, एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन से उठाता हूं, ध्यान से सुनना। ठीक है दोस्तों, तो मैंने ये 3 पॉइंट्स जो बोला ना, इन तीनों पॉइंट्स को कैरी कीजिएगा आप, और यहां से देखते हैं आप कितना समझे हो। तैयार हो जाइए। सबसे पहला एग्जाम्पल,
मिस मत कीजिएगा एक भी चीज़ों को दोस्तों। ये देखिए एक, ये लीजिए, मस्त दिख रहा है तो ए बी सी डी ई एफ। इसको देखिए, घबराइएगा मत दोस्तों, जानबूझ के ऐसा दिया हुआ है 67 डिग्री। आराम से देखते आइएगा, 111 डिग्री इधर ले लेते हैं, 67 डिग्री, फिर से 113 डिग्री, 113 आपको विजिबल है, 3 तो दिख नहीं रहा आपको, ये 113 लिखा है, 113 डिग्री विजिबल है, विजिबल है। तो देखते आइएगा दोस्तों, ये जो मैं लिख रहा हूँ इसका प्लीज को ऐसे का ऐसे लिखिएगा, इसको कुछ चेंज मत कीजिएगा। 69 डिग्री, ठीक है दोस्तों, 67 डिग्री। मुझे ये बताइए ढूंढ के इसमें से कितने लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है, इसमें से कितने लाइंस पैरेलल हैं, फटाफट देख के बताएंगे दोस्तों। सुपर तरीके से हम लोग देख के बताएंगे इसमें से कितने लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है, कितने लाइंस पैरेलल हैं, क्या बोल रहे हैं? क्या लगता है कितने लाइंस पैरेलल है? कौन कौन सी लाइंस पैरेलल है उनका नाम लिखिएगा, कितने लाइंस पैरेलल है तो कौन कौन सी लाइंस पैरेलल है, व्हाट आर द लाइंस व्हिच आर पैरेलल। फटाफट फटाफट दोस्तों, हमारे पास प्रिसाइसली एग्जैक्टली 75 मिनट है अपने पास, 75 मिनट्स फुल एनर्जी के साथ बैठना है और पूरी चीज हमको बेहतरीन तरीके से डॉक्यूमेंट करना है, ठीक है। हाँ, कौन कौन सी लाइंस पैरेलल है? वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। और बाकी लोग बताइए, टेक 30 सेकेंड्स, नॉट मोर देन दैट, 30 सेकेंड ज़्यादा मत लीजिए, बहुत बढ़िया। और देखिए दोस्तों, सीन ये है, हमेशा याद रखिए ज्योमेट्री में एक ना बहुत अंडर यूज्ड चीज होती है जिसको लोग यूज नहीं करते, पता है वो क्या? हमेशा एक बात ख्याल रखिए, सीधी सीधी लाइन जो है यार, ये तो 180 डिग्री होगी ना, ये कुछ अलग थोड़ी होगा। अरे हाँ यार, सही बात है। इसका मतलब अगर ये 111 डिग्री है तो यहां से यहां तक तो 180 डिग्री होगा ना यार। 111 डिग्री अगर ये है तो ये डेफिनेटली 69 डिग्री होगा या नहीं होगा, क्या बोलते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, तो अगर ये 67 है तो ये भी तो 67 होगा। अगर ये लीनियर एंगल है तो 113 डिग्री, तो ये भी तो 67 होगा। ये तो खैर 69 दिया है, ये भी 67 दिया है। अब मैंने आपको ये कहा करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, लाइंस पैरेलल करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। ये ए हो गया 67 डिग्री, सी हो गया 67 डिग्री, डी हो गया 67, एफ हो गया 67। तो हमने क्या देखा? ए, सी, डी एंड एफ ये पैरेलल है। इसी तरह से अगर मैं किसी और को देखता हूं, जैसे ये रहा 69 डिग्री और ये रहा 69 डिग्री, इसका मतलब बी एंड ई भी तो पैरेलल है यार। साथ चल रहे दोस्तों? सभी को यहां तक के एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर है कि नहीं, ये बताओ। सुपर्ब तरीके से सभी को क्लियर है कि नहीं? कौन सी लाइन किससे पैरेलल? इतने बेसिक क्वेश्चंस हैं और यही सब ना मस्त एग्जाम में आपको पूछा जाता है। तो यहां पे हमने क्या देखा कि ए पैरेलल है सी से, सी पैरेलल है डी से, डी पैरेलल है ई से, एफ से, एंड यहां से बी पैरेलल है ई से। एकदम सुपर्ब तरीके से क्लियर है कि नहीं बताओ? एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर है कि नहीं दोस्तों? पूरे एनर्जी के साथ बैठे रहना। हमारे पास 70 मिनट के आसपास है, यहां तक सभी क्लियर है दोस्तों? एकदम बेहतरीन तरीके से हर एक पॉइंट लोगों के लिए सभी क्लियर है। नेक्स्ट, जो भी चीजें बताऊं दोस्तों, उसमें 3-4 सवाल लाइन से पूछूंगा, एक भी चीज मिस मत करना दोस्तों। एक और बात समझिए, देखिए क्या होता है ना, ज्योमेट्री में एक शब्द होता है इंटरसेक्ट या बाइसेक्ट। सेक्ट इंग्लिश का ही वर्ड है, सेक्ट का मतलब होता है कट करना। जब आप बाइसेक्ट बोलते हो और इंटरसेक्ट में फर्क क्या होता है? इंटरसेक्ट मतलब कट कर देना। जैसे मान लीजिए अगर इस लाइन को मैं इंटरसेक्ट कर रहा हूँ, कट कर रहा हूँ, कहीं से भी यहां से कट कर दिया तो भी हो गया, मैंने यहां से कट कर तो भी ठीक है, यहां से कट कर तो भी ठीक है। लेकिन जब मैं बाइसेक्ट बोलता हूं तो 2 इक्वल हाफ्स में कट होगा। मतलब अगर अपन बाइसेक्ट बोल रहे हैं तो मान लेते हैं ये लाइन 10 मीटर की है, 10 सेंटीमीटर की है, तो यहां से 5-5 सेंटीमीटर में डिवाइड हो गए। इसी तरह से ना दोस्तों, जब आप एक शब्द बोलते हो एंगल बाइसेक्ट
बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, आप बोलते हो ना कि ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब एंगल को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा। तो दोस्तों ये देखिए, जैसे ये एक एंगल बना, ये एक सामान्य रूप से बना हुआ एंगल है, ए बी, दिस इज ओ, ये हो गया ए ओ बी। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि OC एक एंगल बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये हुआ कि ये θ/2 होगा और ये भी θ/2 होगा, तभी तो OC एंगल बाइसेक्टर होगा ना दोस्तों। सुपर्ब तरीके से साथ चल रहा है दोस्तों, एकदम बेहतरीन तरीके से, सुपर्ब तरीके से क्लियर है, राइट। तो एंगल बाइसेक्टर करेगा क्या, अगर एंगल बाइसेक्टर है तो दो इक्वल हाफ्स में एंगल को डिवाइड कर देगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, बहुत छोटी छोटी चीजें, ज्योमेट्री आप सुनते जाना, आपको बहुत आसान लगेगी। एक बार मैं सब कुछ बोल दूंगा तो आपको बहुत आसान लगेगा, सब कुछ एकदम कुछ नहीं लगेगा। ज्योमेट्री में बहुत मतलब आपको ना बहुत स्पेसिफिक पॉइंट्स रहते हैं, बहुत ही आसान होता है, उसको अपने को थोड़ा एफर्ट भर देना रहता है। आपके सामने मान लेते हैं इस तरह से एक फिगर दिया गया, आपकी टर्न है दोस्तों, सवाल नंबर 2, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे ये भी एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन है, वहीं से उठाया मैंने, ठीक है। चलो देखते हैं क्या करते हैं। सारे क्वेश्चन वैसे मैं एग्जाम में आए हुए ही प्रेफर करता हूँ लेना, या फिर वो कंसेप्ट जो एग्जाम में आएंगे, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, ये एक लाइन है, मान लेते हैं ए बी, ओके, और ये लाइन है सी डी। हमें ये बोला गया है, मान लेते हैं गिवन ये है कि ए बी पैरेलल है सी डी से, मान लेते हैं ए बी पैरेलल सी डी से है, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोलते हैं, ये यहां से लेके यहां, मतलब क्या करिए, यहां पे देखिएगा दोस्तों, ये रहा पॉइंट M, ये रहा पॉइंट N, ओ, ये रहा पॉइंट N और ये रहा O। यहां पे OM एंड ON दोनों के दोनों एंगल बाइसेक्टर हैं, ये भी गिवन है। OM एंड ON ये दोनों के दोनों एंगल बाइसेक्टर है, ये भी गिवन है दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद हमें यह कहा गया है कि यार मान लो अगर ये एंगल है 30 डिग्री, तो x की वैल्यू बताना और y की वैल्यू बताना है, x की वैल्यू क्या होगी एंड y की वैल्यू क्या होगी। चलिए देखते हैं दोस्तों क्या करते हैं आप लोग। मैं आपको इसको बनाने के लिए ना 60 सेकंड्स देता हूँ, 60 सेकंड के बाद मैं आप लोगों को टाइम नहीं दूंगा। दो लाइंस है, दोनों की दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है, और उसके अलावा उसमें एंगल बाइसेक्टर है OM एंड ON नाम का, ठीक है दोस्तों। OM एंड ON नाम का एंगल बाइसेक्टर है। अब इसमें यह बोला गया है, ध्यान रखिएगा ना दोस्तों, जितने भी सवाल मैं लिखाऊंगा आप बताऊंगा, एक एक चीज डॉक्यूमेंट कीजिएगा। पेपर तो वैसा ही बनेगा जो आप लोग पेपर देने वाले हो, जो मैं आपको बताऊंगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, अच्छे से पढ़िएगा उसको, कुछ भी डाउट होने से बिंदास पूछिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोला गया कि OM और इसके अलावा OM के अलावा ON ये दोनों के दोनों क्या है दोस्तों, एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। तो OM एंड ON दोनों के दोनों एंगल बाइसेक्टर हैं, तो फिर मैंने एक की वैल्यू यहाँ पे 30 लिखी हुई है, देख लीजिए क्या वैल्यू 30 लिखी है, और फिर मैंने आपसे पूछा x एंड y की वैल्यू बताइए, क्या बोलते हैं देखते हैं। आपको जो भी आंसर देने का मन हो वो आंसर दीजिएगा, जो भी बोलना है आंसर वो दीजिए। मैं आपको लेकिन 60 सेकंड से ज़्यादा नहीं दूंगा, मतलब नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, क्या क्या बोलते हैं, बहुत नाइस, बढ़िया, तुरंत तुरंत यार, फटाफट आंसर चाहिए। नाइस, वेरी नाइस यार। तो मैं अगले 15 सेकंड के बाद स्टार्ट कर दूंगा इसका एक्सप्लेनेशन। 15 सेकंड्स और है आपके पास, 15 सेकंड्स आपके पास और है, 15 सेकंड और है दोस्तों। 15 सेकंड में एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर दूंगा, ध्यान रखिएगा। चलो क्या क्या बोलते हैं देखते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। ग्रेट।
दैट्स इट दोस्तों, मैं और टाइम नहीं दे पाऊंगा, सॉरी। क्या क्या बताते देखते हैं दोस्तों। जब इन्होंने बोल ही दिया, आप में से वो जो बच्चे जिनका ज्योमेट्रिक अच्छा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं उसको वैसे लिखना, मेरा प्रॉमिस अच्छा हो जाएगा। जब कभी भी आपको ये बता, कोई भी चीज आप लिख रहे हो तो उसको ना क्लियरली मेंशन करना। जैसे यहाँ पे OM एंड ON एंगल बाइसेक्टर है, तो क्योंकि OM एंगल बाइसेक्टर है, क्या बोला मैंने, क्योंकि OM एंगल बाइसेक्टर है, क्योंकि OM एंगल बाइसेक्टर है, इसके कारण अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी 30 होगा। अरे हाँ यार, कैसा पागल हूं मैं भी, ऑब्वियस ही बात है, एंगल बाइसेक्टर तो 30 होगा। सही बात है, सही बात है। दूसरा पॉइंट, क्योंकि दोनों की दोनों लाइंस पैरेलल हैं, मतलब AB पैरेलल है CD से, क्योंकि दोनों की दोनों लाइंस पैरेलल है। साथ चले नहीं चले दोस्तों, क्योंकि दोनों की दोनों लाइंस पैरेलल है। सही, साथ चले दोस्तों, क्या लिखो, ठीक है, क्योंकि दोनों की दोनों लाइंस पैरेलल हैं दोस्तों, क्योंकि दोनों, कहां गए, क्योंकि दोनों की दोनों लाइंस पैरेलल हैं, इसलिए ये जो एंगल है 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल दोनों का सम 180 होना चाहिए। अरे हाँ यार, मैं भी तो 60 डिग्री प्लस एंगल बाइसेक्टर तो ये भी था, तो ये y, तो ये भी y, मतलब 2y मस्ट बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो ये रहा 2y जो कि है 120 डिग्री, तो फिर y हो गया 60 डिग्री। जितने भी लोगों को लगेगा कि सर ऐसा तो नहीं, भाई साहब इसी बार में गेट का पेपर उठाओ आप देखो, उठाओ आप देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा है IIT ने। आप लोग टेक्निकल वाले स्टूडेंट हो ना यार, तो उसमें आसान पेपर आता है, SSC में भी आसान क्वेश्चन आता है। कैट टाइप का क्वेश्चन नहीं आता भाई, कैट में अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं, कैट में क्वेश्चन अलग टाइप के होते हैं, बता रहा है ना, उसमें अलग होता है, पैटर्न अलग होता है, पेपर तो भी इतना डिफिकल्ट नहीं होता, बट पैटर्न अलग होता है। तो अपने को ये समझ में आ गया, ये 60 30, और हमको ये पता है ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो ये हो गया 30 डिग्री प्लस ये y 60 डिग्री प्लस ये छूटांकु x बचा हुआ है, और ये हो गया 80 डिग्री। तो अल्टीमेटली x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 90 डिग्री। वेल डन दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, वेरी वेरी गुड, शाबाश। जितने बच्चों का आंसर आया वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, नाइस यार, ये सब चीजें बहुत बढ़िया है दोस्तों, वेरी नाइस। इस तरह के क्वेश्चंस, इतने ही आसान क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कीजिएगा, और जितने बच्चों का आंसर नहीं भी आ पाया कोई बात नहीं, लेकिन जो मैं बोला आप उसको अच्छे से ध्यान से रखिएगा। OM यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर था, इसलिए दोनों एंगल बराबर हुए। यहाँ पे दोनों की दोनों लाइंस पैरेलल हैं, इसके कारण इस एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री हुआ। एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है, तो इसका नहीं निकल गया। सुपर्ब तरीके से, बेहतरीन तरीके से हम साथ चल रहे कि नहीं दोस्तों, एकदम बेहतरीन खूंखार खतरनाक तरीके से हम लोग साथ चल रहे कि नहीं, पहले बताओ, है ना। आइडिया सिर्फ ये नहीं है दोस्तों कि आपसे 4 क्वेश्चन बनाए और चले जाएं, आइडिया ये है कि आपको टॉपिक एकदम लड्डू लगना चाहिए, एकदम आसान लगना चाहिए, एकदम जबरदस्त तरीके से साथ चल रहे हैं दोस्तों। इसके आगे की चीज़ सुनिए, क्या आगे की चीज़, पहले एक मुझे ना एक पेपर में एक सवाल आया था, आप खुद से सुनो पहले इसको, 2 पॉइंट्स बोल रहा हूं, दोनों ध्यान से सुनेगा, आपको मजा आएगा, दोनों में ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मिस मत कीजिएगा, बहुत छोटा है लेकिन अच्छा पॉइंट है। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने क्या किया, मैंने एक पैरेलल लाइन बनाई, ठीक है दोस्तों, फिर मैंने क्या किया, मिस मत करना, जो बोलूंगा ध्यान से सुना। एक मैंने ना प्रॉपर बेस कट किया, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, और इस AB नाम के बेस पे मैंने ट्रायंगल बनाना शुरू किया। सर कैसा ट्रायंगल, जैसा मन करे, ये एक ट्रायंगल हो गया, ये ऐसा ट्रायंगल, जैसा मन कर रहा है वैसा बना, जितने ट्रायंगल्स मन किए उतने ट्रायंगल्स बना। ओए ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनेगा ना, एकदम एप्ट क्वेश्चन है, आप लोग के SSC और गेट वगैरह के एग्जाम में आ रहा है, एप्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है तो ऐसे कैट का पुराना क्वेश्चन है, बट एकदम एप्ट क्वेश्चन है। अब इसमें क्या था कि मैंने 2 पैरेलल लाइंस लिए, ये लाइन L एंड लाइन M दोनों के दोनों पैरेलल हैं दोस्तों, और मैंने कॉमन बेस लिया, एक बेस पे जितने भी ट्रायंगल बन सकते सब बना दिया, जितने भी बन सकते थे। फिर मैंने पूछा कि इनके एरिया के बारे में हम कुछ बोल सकते हैं क्या, अभी नहीं बोल पाएंगे, क्यों पता है, इसको मतलब आपको बता भी दूंगा तो मजा नहीं आएगा अभी आपको, तो इसलिए एक और चीज सुनिए। जब आप ट्रायंगल बोलते हैं ना दोस्तों, तो 3 टाइप के ट्रायंगल होते हैं मेनली, ध्यान से सुनना दोस्तों। ओ यार
मेनली 3 टाइप के ट्रायंगल होते हैं दोस्तों। एक ऐसा छोटांकु ट्रायंगल, ये हो गया ए बी सी। कैसा ट्रायंगल सर? ऐसा ट्रायंगल दोस्तों इसमें थीटे की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होती है। आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये बता पाएंगे इस ट्रायंगल को कहते क्या है? कितने ऐसे बच्चे जो ये बता जानते हैं कि जिसमें थीटे की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री, इस तरह के ट्रायंगल कहेंगे क्या? बताइए जरा कमेंट बॉक्स में, मैं भी तो सुनूं। दोस्तों एक ऐसा ट्रायंगल होगा जिसमें इस थीटे की वैल्यू, दोस्तों इस थीटे की वैल्यू 90 डिग्री रहेगी। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो इसका नाम जानते हैं इस ट्रायंगल का? जरा बताइए कमेंट बॉक्स में। और क्या नाम जानते हैं जरा मुझे बताइए। तीसरा दोस्तों वो ट्रायंगल होता है जिसमें इस थीटे की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा होती है। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो इसका नाम जानते हैं? तीनों का नाम कितने लोग जानते हैं जरा बताइए, मैं भी देखता हूं। इन तीनों की तीनों ट्रायंगल्स को थोड़ा आड़ा टेढ़ा हो तो प्लीज मैनेज कर लीजिएगा। इन तीनों की तीनों ट्रायंगल्स को कहते क्या है? 15 सेकंड लीजिए, तीनों का नाम लिखे, देखते हैं तीनों का नाम बता पाते हैं क्या आप लोग? बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी नाइस। तीनों ट्रायंगल्स का नाम क्या क्या है दोस्तों? एकदम सरल सामान्य भाषा में पढ़ेंगे दोस्तों अपन, है ना, आम बोलचाल की भाषा में। मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ कि देयर इज नो मीनिंग ऑफ नॉलेज अनलेस एंड अंटिल नॉलेज इज पुट इनटू एक्शन, और एंड टू ब्रिंग नॉलेज टू एक्शन वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, राइट? ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के आप लोगों ने नाम लिखा कि देखिए जी ऐसा है, जहाँ पे थीटे की वैल्यू ना 90 से कम हो इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, और इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ध्यान से सुनिए दोस्तों, एकदम आराम से अपन वहां पे ना सीधा लैंड करेंगे। जब ना छोटा था ना सर, मैं तब से एक चीज पढ़ रहा हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, छोटा नहीं सर, मेरे ख्याल से पिछले जन्म का भी मेरे को याद है, मैं उस टाइम से देख रहा हूं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल जो होता है वो होता है हाफ बेस इनटू हाइट। सर लेकिन मेरा छोटपन से एक डाउट है, मैं छोटे से ना इस पॉइंट को पढ़ते आ रहा हूं कि ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट। ध्यान से सुनना, कुछ जो बोल रहा हूं ये लाइन को मिस मत करना। सर मेरा एक डाउट है, जब हम ये लाइन बोलते हैं हाफ बेस इनटू हाइट, जब बोलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट, तो किस तरह के ट्रायंगल्स के बारे में बोलते हैं? मतलब मैं समझा नहीं यार। मतलब सर ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल के बारे में बोलते हैं कि राइट एंगल के बारे में कि ऑब्ट्यूज के बारे में? अच्छा पॉइंट है, एक काम करते चलो लिखते हैं। इस एक्यूट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं एरिया लिखूंगा, इस एक्यूट एंगल ट्रायंगल में मैं एरिया लिखूंगा तो मैं लिखूंगा हाफ बेस इनटू हाइट। ये सही है सर इसके लिए? हाँ, इधर आते हैं। इसके लिए अगर मैं लिखूंगा हाफ, आपको विजिबल है? हाँ, बेस इनटू हाइट। सर ये सही है इसके लिए? हाँ, ओके। इसके लिए हाफ बेस इनटू हाइट, सर ये सही है इस ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए? हाँ। अरे सर ये तो क्या ही हुआ, तीनों के लिए सही है। तीनों बच गए, तीनों बच गए। अरे यार, इसमें ये रहा हाफ, ये रहा हाफ, ये रहा हाफ, तीनों में कांस्टेंट है ना। सर एक बात आइए, हाफ को तो चलिए मैं समझ गया, बेस का मतलब एक्यूट एंगल ट्रायंगल में अभी जो मैंने फिगर बनाया है इसमें बेस है BC। राइट एंगल ट्रायंगल में जो मैंने बनाया है इसमें ट्रायंगल का बेस है BC। इस ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जो मैंने बनाया है इसमें बेस है BC। मैं थोड़ा सा को थिक ग्रीन कलर कर रहा हूं जिससे मैंने नाम लिखा, ध्यान से देखिएगा। यहां पे दोस्तों ये रहा बेस, हो जाने दीजिए गंदा, उससे कुछ नहीं होगा। ये रहा बेस, ओह इस तरह से यहां पे ये रहा बेस दोस्तों, ठीक, ओके। फिर आगे, फिर आएगा ये रहा बेस, ये रहा बेस और ये रहा बेस। अब इसके बाद आप एक लाइन लिखिए, और वो लाइन क्या है? उस लाइन में जो सीखने की चीज है वो ये है दोस्तों, पूरे ज्योमेट्री में हमेशा जब भी हाइट ये शब्द आएगा इसका एक ही मतलब होता है दोस्तों, परपेंडिकुलर हाइट।
परपेंडिकुलर का मतलब सर 90 डिग्री, सीधी सीधी लाइन ऐसे वाली होनी चाहिए। समझ में आया दोस्तों? यहां से लाइन गई जुप ऐसे सीधी, जुप ऐसे, ये आड़ी टेढ़ी इधर उधर ऐसे नहीं चलेगा। समझ में आया दोस्तों? मतलब सर आप ये बोलना चाहते हैं कि, ध्यान से सुनना दोस्तों, छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत अच्छे पॉइंट्स है सर, बिलीव करें बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। आप टॉप नॉच एग्जाम्स उठा लीजिए, कैट उठा लीजिए, जी में, उसमें ना इतने छोटे पॉइंट, उनके क्वेश्चंस इसलिए अच्छे होते हैं, वो लोग ना इतने छोटे छोटे पॉइंट सवाल देते हैं। तो यहां पर ना यार मैं नीला कलर यूज करूंगा ना, लाइट ब्लू। यहां पे जब मैं हाइट बोल रहा हूं ना, तो इस हाइट का मतलब है दोस्तों ए बी। क्यों है ए बी इसका मतलब सर यहां पे हाइट का मतलब? क्योंकि सिर्फ एक ही रीजन है दोस्तों, ये 90 डिग्री बना रहा है, ये रीजन है इसका, ये रीजन है। और इस छुटांकू में क्या हो जाएगा सर? ये थोड़ी वो हाइट यार, ये तो ऐसा टेढ़ू मेढ़ू ऐसा एकदम। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं होता, अपन ऐसे ही एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो 90 डिग्री होगा। लेट अस सपोज मैं इसका नाम लिख दिया दोस्तों डी, यहां पे मिल रहा है डी, तो ये हाइट जो है ना दोस्तों यहां पे हो गया ए डी, ये रहा डिफरेंस है यार। यहां पे तो कोई सीन ही नहीं है, ड्रॉ करो ना, ऐसा थोड़ी ड्रॉ करो आप। सर ये डॉट 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 क्यों बनाया आपने? यूजुअली कंस्ट्रक्शन को डॉट करके दिखाते हैं ज्योमेट्री में, आपको ऐसा अच्छा नहीं लगे तो पूरी लाइन बना दो, अभी तो क्या ही है, कोई स्कूल का एग्जाम तो है नहीं, लेकिन ऐसे कंस्ट्रक्शन को ऐसे डॉट करके, ये चाहिए अपने को। समझ में आया दोस्तों क्या हुआ? सभी को एकदम सुपर तरीके से क्लियर हुआ, एकदम मस्त तरीके से क्लियर हुआ। सिर्फ एक पॉइंट पे डिस्कशन किया हम लोगों ने, एक पॉइंट अभी लिखा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ तो चलो मैं समझ जाता हूं, हाफ इसलिए मुझे समझ में आ गया क्योंकि हाफ बेसिकली है क्या? हाफ तो कांस्टेंट है। बेस चलो मैं बेस भी समझ गया, हाइट यही है जो गड़बड़ करता है। ठीक है दोस्तों, हाइट का मतलब दोस्तों परपेंडिकुलर। साथ चल रहे दोस्तों? किसी कुछ पॉइंट है, किसी को डाउट है? नहीं, बढ़िया। तो यहां पे आप जब आपने इत्मीनान से जब इसको देखा होगा, कुछ बढ़िया कलर से सर्कल करना चाहता हूं बस मैं, अच्छा कलर से, ये पीला ही ठीक लगता है मेरे को से। तो इसका मतलब ये जुप मैंने 90 डिग्री गिराया, तो ये रहा हाइट, ये ए डी हाइट है दोस्तों। ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाइट तो ये की यही है, ए बी हाइट है। यहां पर तो ये गिराना पड़ा ना दोस्तों 90 डिग्री, ये भी यहाँ पे ए डी। समझ में आया सभी को? एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हुआ? यकीन माने दोस्तों, ये इतना छोटा सा पॉइंट है लेकिन इसकी मार्केट में बहुत रिस्पेक्ट है। ये इस पॉइंट पे क्वेश्चन कैट में भी आया हुआ है, जीमैट में भी आया हुआ है। सोच के देखिए आपके एग्जाम में कितना अच्छा क्वेश्चन बना, नहीं बनेगा? अब इस पे वापस आइए, अब इस पे वापस आइए। अब इस लाइन को देखिए, मैंने कहा लाइन एल एंड एम दोनों के दोनों पैरेलल है। ये तो बोला ना मैंने आपको, लाइन एल ए पैरेलल है एम के साथ। आपको दुनिया जहान के जो ट्रायंगल बनाना बनाइए। क्यों 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 क्यों? क्योंकि ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट। हमें क्या पता है? हाफ तो कांस्टेंट है, बेस मैंने एक आपको स्पेसिफिक बेस दिया हुआ था ए बी, तो ये भी कांस्टेंट है। भाई साहब जैसे भी ट्रायंगल बनाएंगे पैरेलल लाइंस के बीच में हाइट थोड़ी चेंज हो जाएगी यार। साथ चल रहे दोस्तों? एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर है कि नहीं? एकदम सुपर्ब तरीके से क्लियर है कि नहीं दोस्तों? पैरेलल लाइंस के बीच में हाइट थोड़ी चेंज आएगी, तो पैरेलल लाइंस के बीच में हाइट विल रिमेन द सेम। हाइट विल रिमेन द सेम। इज इट फाइन एवरीबॉडी? हाइट सेम रहेगी। तो ये रहा हाफ बेस इनटू हाइट, तो ये रहा हाफ बेस और ये रही हाइट। एकदम सुपर्ब तरीके से क्लियर है सभी को? एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर है सभी को? मस्त तरीके से क्लियर है? ठीक है, एकदम मस्त तरीके से क्लियर है ना? अभी तक आपके पास जो इंफॉर्मेशन कॉपी में डॉक्यूमेंटेड होगी वो होगी
सिर्फ एंगल्स पे बात कर रहा हूं, बड़े बेसिक स्टेटमेंट से बात कर रहा हूं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, लाइन्स पैरेलल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल, लाइन्स पैरेलल। इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो पैरेलल केस में 180 डिग्री होता है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, और ये क्वेश्चन आपका पहला डॉक्यूमेंटेड होगा। इसके बाद फिर हमने जो देखा था दोस्तों वो ये देखा था कि एंगल बायसेक्टर, ये बायसेक्टर शब्द का मतलब क्या होता है हमने ये समझा था। इंटरसेक्ट में भी डिवीजन ही होगा, बाइसेक्ट में 2 इक्वल हाफ्स में डिवीजन हो जाएगा दोस्तों, ये हम लोगों ने समझा था। इसके बाद हम लोगों ने समझा कि जो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखते हैं हाफ बेस इनटू हाइट, इसका मतलब क्या होता है। हाइट का मतलब हमेशा होता है ऑल्टीट्यूड, ठीक है दोस्तों। ऑल्टीट्यूड, ऑल्ट ग्रीक वर्ड है, इस ऑल्ट का मतलब ये होता है हाइट, इसलिए जहां पे ऑल्टीट्यूड्स क्रॉस करते हैं उसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो। जहां पे मीडियंस क्रॉस करते हैं उसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। एकदम सुपर तरीके के साथ चल रहे हैं सभी लोग, एकदम बेहतरीन तरीके के साथ चल रहे हैं, सुपर तरीके से सभी क्लियर है। तो यहां पे हम ये समझ पाए दोस्तों हाफ बेस इनटू हाइट। मैंने आपको बोला था 2 पैरेलल लाइंस है दोस्तों, मैंने आपको पैरेलल की भी परिभाषा बताई कि अगर ये एक प्लेन है, मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं, एक लाइन जमीन पे बना दूं, ना ना ये पैरेलल थोड़ी है भाई साहब। पैरेलल की पहली कंडीशन है कि कोप्लेनर होना चाहिए। फिर ट्रांसवर्सल हमने देखा, सिर्फ पैरेलल लाइन को कट करने वाली लाइन ट्रांसवर्सल नहीं कहलाती, अगर मैं आड़ी टेढ़ी लाइन भी लेता हूं, इनको ग्रुप ऑफ लाइंस को जो कट करे वो ट्रांसवर्सल है। तो ये हम लोगों ने समझा कि हाइट का मतलब हमेशा परपेंडिकुलर हाइट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। तीसरे एग्जाम्पल को देखिए दोस्तों, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया, भयंकर एकदम अति में फेमस क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, इसको बताने के पहले आप मेरी बात समझे। अगर मैं आपको ये बोल रहा हूं कि यार ये लाइन पैरेलल है इससे, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अभी मैंने एक लाइन बोला था, हालांकि उसी पॉइंट से ले रहा हूं, लेकिन अभी एक ऐसी सुन लो, फिर क्वेश्चन लिखाता हूं। तो ये तो आपको देखने समझने में आसान है, मतलब वेरी सूदिंग टू आई, आंखों को मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है दोनों पैरेलल है, ठीक है समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसी लाइन को कुछ ऐसा ड्रॉ करूं कि यार ये रही एक लाइन L और ये रही एक लाइन M, ये दोनों की दोनों लाइन्स पैरेलल है, तो आप बोलेंगे अरे सर कहाँ पैरेलल है, खुद ही देखिए। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको वो नहीं बता रहा हूं कि दोनों लाइन्स पैरेलल है, सर कहाँ पैरेलल है, तो फिर सुने ही नहीं स्टार्टिंग से ध्यान से। क्यों पता है, मैंने इसलिए तो वहां से शुरू किया था यार। कहां से, इसको एक बिंदी को बोलते हैं पॉइंट। एक डायरेक्शन में जब आप तीर निकालेंगे तो इसे बोलते हैं रे, और जब दोनों डायरेक्शन में निकालेंगे तो इसे बोलते हैं लाइन। जब आप ये दोनों लाइंस पैरेलल बोल रहे हो तो जहां तक के ले जाना है वहां तक, लाइन का कोई एंड थोड़ी होगा। अगर लाइन टर्मिनेट ही कर जाएगी तब तो लाइन सेगमेंट कहलाएगी ना, लाइन क्यों कहलाएगी। साथ चल रहे नहीं चल रहे दोस्तों, सही है। अगर लाइन टर्मिनेट ही कर जाएगी तब तो लाइन सेगमेंट कहलाएगी ना, सभी क्लियर है दोस्तों। तो आपको जहां तक जाना है वहां तक चले जाइए। अच्छा, दैट्स अ नाइस पॉइंट। इसीलिए दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत फेमस है एग्जाम में, और वो क्वेश्चन बहुत सारे तकरीबन सभी जगह पूछा हुआ है, वो MBA में, SSC में, आप लोग के एग्जाम के लिए स्पेशली गेट वाले लोग इसको स्टार लगा देंगे भाई। आप में से वो बच्चे जो गेट या SSC का अगर ESC का पेपर देने वाले होंगे 22 और 23 वाले, ये लोग स्टार लगा देंगे स्पेशली भाई। किस चीज को स्टार लगा दूं सर, देखिए मान लेते हैं ये लाइन है दोस्तों AB, मुझे देखने दीजिए ठीक है, हाँ ठीक है दोस्तों। ये मैंने लिख के दिया आपको A B C C D E और मैंने आपसे ये कहा AB एंड DE पैरेलल है, रुकिए लिख देता हूं, AB पैरेलल है DE से, तो परेशान मत होइएगा इस पे। फिर मैंने आपसे ये कहा कि मान लो यार ये एंगल है 55 डिग्री, ठीक है दोस्तों, ये 55 का लग भी नहीं रहा, ऐसे आना चाहिए एक्चुअली, ठीक है चलो मान लो, फिगर नॉट ड्रॉन बाय स्केल हो जाएगा, कुछ नहीं। और मान लेते हैं ये एंगल है 25 डिग्री का, ठीक है दोस्तों, ऐसे आना चाहिए एक्चुअली, चलो कोई बात नहीं, 55 डिग्री हो गया 25 डिग्री, ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ थीटे की वैल्यू बताइए। वेरी फेमस क्वेश्चन यार, मैं आपको बताएं, भयंकर एकदम बहुत फेमस क्वेश्चन है। चलो बताओ फटाफट इसका आंसर दो, देखता हूं क्या आंसर बोलते हो। दोस्तों ध्यान रखना अपने पास 45 मिनट्स हैं, 46 के आसपास हैं, मुझे 45 मिनट से फुल एनर्जी के साथ आपका जवाब चाहिए। क्या बोल रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया, नाइस,
और बाकी लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, और क्या बोल रहे हैं? देख लीजिए क्या क्या आंसर बोलते, देखते हैं क्या आंसर बोलते हैं आप लोग। लेट्स सी, मिस मत करना यार, बहुत बढ़िया सवाल है, मिस नहीं करना। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, शाबाश यार, गुड, गुड टू सी। एक बार फिगर थोड़ा बड़ा बना लो ताकि आप देख सकें, अच्छे से समझ सकें। तो ये रही वो लाइन, थोड़ा मैं इसको ऐसा बनाया था, उस वक्त ना अजीब से ही दिख रहा था। ये रही लाइन, ऐसा करता हूँ, ये लो, थोड़ा 55 डिग्री का फील भी आएगा आपको। ये रहा 55 डिग्री, बाकी सब कुछ सेम है, कुछ है नहीं। 25 डिग्री और ये थीटा। पहले तो ना यार मैंने इस फिगर को यहाँ पे इसलिए बनाया, जब आपको मैंने पैरेलल बोला और आपको अजीब लग रहा है तो ऐसे कर लो आपको थोड़ा पैरेलल का फील भी आएगा। जब मैं आपको पैरेलल बोल रहा हूँ तो आप इसे ना ऐसा कर लो, तो आपको पैरेलल का फील भी आएगा दोस्तों। फिर मैंने आपको क्या बोला, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल जो 55 डिग्री है भाई साहब, ये एंगल भी 55 डिग्री ही होगा। कारण बताया ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। देखिए दोस्तों, सबसे अंडर यूटिलाइज जो रहता है वो लीनियर एंगल रहता है। अगर ये 55 डिग्री भाई साहब, तो ये वाला एंगल क्या होगा? अरे हाँ यार, 180 माइनस 55 डिग्री। ओए यार, ये तो बड़ा बेसिक सा था, नहीं हुआ यार? तो कुल मिला के 125 डिग्री, तो ये हो गया। एकदम सुपर तरीके से साथ चल रहे कि नहीं? एकदम बेहतरीन तरीके से साथ चल रहे कि नहीं भाई साहब? सभी लोग सुपर तरीके से साथ चल रहे कि नहीं, पहले ये बताओ। एकदम मस्त तरीके से, वेल डन। अब दोस्तों एक बात आइए, लीनियर एंगल से ये हो गया 125 डिग्री। हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, वैसा निकाल लीजिए, या फिर आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। क्या? हमेशा ध्यान रखिएगा, एक्सटीरियर एंगल जो होता है सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स होता है। ये गेट के पेपर में इस साल आईटी बॉम्बे के पेपर में क्वेश्चन ऐसा था, ठीक है दोस्तों। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, एंगल x प्लस एंगल y, एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स होता है, ठीक है। मतलब आप ये बोल रहे हैं सर, ये हो गया 125 डिग्री प्लस 25 डिग्री इक्वल टू थीटा, बस खत्म। तो ये थीटे की वैल्यू क्या हो गई? 125 डिग्री प्लस 25 डिग्री। कमेंट बॉक्स में मुझे कोई आंसर बता सकता है क्या बोलते हैं? वेरी गुड, शाबाश, एकदम सुपर तरीके से क्लियर है। हाँ, निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, तीनों एंगल का सम करके निकाल सकते हैं, कैसे भी निकाल सकते हैं। सुपर तरीके से सभी क्लियर है, एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर है। इंटीरियर एंगल से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं दोस्तों। सर मैंने ना यहाँ से इसको निकाल लिया, फिर ऑपोजिट ये हो गया, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्योंकि सर ये 55 डिग्री हो गया, तो 180 माइनस 55 डिग्री करे तो 125 से हो गया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ये 125 हो गया, निकाल सकते हैं। हाँ, तो कितना आंसर आया जी हम लोग का? बहुत बढ़िया, शाबाश, 150 डिग्री। और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, मिस मत कीजिएगा। वेरी फेमस क्वेश्चन, वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन। यहाँ तक सुपर तरीके से सभी को क्लियर है क्या दोस्तों? एकदम ज़बरदस्त तरीके से सभी को क्लियर है, तो बताओ मुझे पहले। दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, कई एग्जाम्स में इतने ज़्यादा आसान, मतलब वेटेज इतने आसान क्वेश्चंस को दिया जाता है ना, आप यकीन नहीं कर पाएंगे। मतलब सर मैं समझा नहीं, कैसे बोल रहे हैं आप? देखिए दोस्तों, आपको ये पूछ लेगा, क्या पता है? देखिएगा, शेडेड रीजन, ये ना दोस्तों शेडेड रीजन वाली चीज़ ना तकरीबन सभी एग्जाम्स में मिलती है, शेडेड रीजन। और ऊपर से शेडेड रीजन एकदम रेगुलर ज्योमेट्री का यार। जैसे सर ये हम लोगों ने एक सर्कल लिया दोस्तों, ठीक है, आपको समझ में आए इसलिए ना मैं यहाँ पे डायमीटर्स बना देता हूँ। ओके सर, फिर उसके बाद अभी क्या किया ना दोस्तों, शेडेड रीजन इसको बनाने के बाद
यहां पे इन्होंने थोड़ा फिगर नॉट ड्रॉन बाय स्केल है, हाथ से बना रहा हूं, समझ जाइएगा प्लीज। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। ये है वो शेड रीजन जो मैंने गुलाबी कलर से दिखा, पिंक कलर से मैंने दिखाया, ये रहा, ठीक है दोस्तों। यहां से लेके यहां तक ये हो गया 8 सेंटीमीटर। तो मैंने सिर्फ आपसे ये पूछा क्या शेडेड रीजन का एरिया बता सकते हैं क्या? क्या बोलते हैं दोस्तों आप लोग? सुपर्ब तरीके से अपन लोग आंसर देंगे क्या? शेडेड रीजन का अपन एरिया बता सकते हैं क्या? शेडेड रीजन का हम लोग एरिया बता सकते हैं क्या? क्या आंसर दे रहे हैं? क्या आंसर देते हैं? शेडेड रीजन का एरिया हम लोग क्या आंसर देते हो? मैं आपको दोस्तों 1 मिनट का टाइम देता हूं, 1 मिनट के अंदर अपने को आंसर देना, 1 मिनट के अंदर, सुपर्ब तरीके से 1 मिनट के अंदर अपने को आंसर चाहिए दोस्तों। क्या आंसर देते हैं? क्या आंसर देते हैं दोस्तों? क्या आंसर बोलते हैं? देख लीजिए दोस्तों आप लोग, दोनों के दोनों सर्कल एकदम सेम, जब कुछ नहीं बोला गया मतलब दोनों सर्कल आइडेंटिकल है। मेरे हाथ से ऐसे मैंने हाथ से बनाया तो आपको वैसा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन दोनों के दोनों सर्कल आइडेंटिकल है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दोनों के दोनों सर्कल एकदम आइडेंटिकल है। क्या आंसर बोलते हैं दोस्तों? क्या आंसर बोल रहे हैं? 16। और बताइए, शेडेड रीजन का मैं आपसे एरिया पूछ रहा हूं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बढ़िया, शाबाश, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, शेड रीजन वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में। शेड रीजन के क्वेश्चंस ना अच्छे खासे इंपॉर्टेंट है। इस बार भी आपने देखा हो तो अभी भी काफी सारे एग्जाम्स में इस बार आपको मिले होंगे। देखिए दोस्तों, फिगर नॉट ड्रॉन बाय स्केल है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा दोस्तों। यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये रहा सर्कल। सर्कल में, इस सर्कल में आप देखेंगे तो अगर इसका डायमीटर 8 सेंटीमीटर का है तो ऑब्वियस सी बात है इस सर्कल का डायमीटर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। दोनों के दोनों सर्कल अगर आइडेंटिकल हैं, थोड़ा सा ऐसा बड़ा छोटा दिख रहा होगा लेकिन आइडेंटिकल है, तो इसका भी डायमीटर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का। मतलब बड़े वाले सर्कल का रेडियस अगर आप निकालेंगे तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। सर्कल का एरिया होता है पाई आर का स्क्वायर। ये तो अपने को देख के समझ में आ रहा है यार क्या, कि सीधी सी बात, अगर शेडेड रीजन का एरिया निकालना है तो इस सर्कल के एरिया में से, इस सर्कल के एरिया में से यहां तक का एरिया माइनस कर दिया, या फिर इस सेमी सर्कल के एरिया में से एक पूरा सर्कल माइनस कर दिया। ये ठीक है। तो सेमी सर्कल, ये बड़े वाले सर्कल का सेमी सर्कल मैंने किया हाफ पाई आर स्क्वायर, 8 सेंटीमीटर वाले, इसका रेडियस कितना 4, तो देखिएगा दोस्तों 4 का स्क्वायर माइनस ये एक हाफ सर्कल है, कलर चेंज कर लेता हूं, ये एक हाफ सर्कल है, ये एक हाफ सर्कल है, मतलब दोनों को मिलाएंगे तो एक फुल सर्कल हुआ। यस, पाई अगर 4 सेंटीमीटर का डायमीटर तो 2 सेंटीमीटर का ये हो गया इसका एरिया, मतलब रेडियस, और इसका स्क्वायर। साथ चल रहे क्या दोस्तों? सुबह तरीके साथ चल रहे हैं क्या? एकदम बेहतरीन तरीके साथ चल रहे हैं क्या? एकदम बेहतरीन तरीके साथ चल रहे हैं या कुछ और बोल रहे हैं? दोबारा देखिएगा दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ शेडेड रीजन का एरिया मैंने पूछा है आपसे कि इस शेडेड रीजन का एरिया बताइए। तो या तो पूरे सर्कल में से यहां तक का सब माइनस कर दो, या फिर इस सेमी सर्कल में इसको माइनस कर दोगे तो भी आ जाएगा। सेमी सर्कल मतलब हो गया हाफ पाई आर, मतलब अगर 8 सेंटीमीटर डायमीटर था तो 4 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। साथ चल रहे दोस्तों, एकदम सुपर तरीके साथ चल रहे। तो अगर 4 सेंटीमीटर ना दोस्तों इसका रेडियस था, तो यहां पे हम क्या लिख रहे हैं, हाफ पाई आर का स्क्वायर।
एकदम बेहतरीन तरीके से समझ चल रहे होंगे। सर ये आर किसके लिए लिखे, बड़े वाले सर्कल के लिए, जिसका डायमीटर था दोस्तों 8 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस हो गया 8/2 मतलब 4 सेंटीमीटर का। तो कुल मिला के ये हो गया दोस्तों 8 पाई। क्या हम अग्री कर रहे हैं क्या दोस्तों? एकदम सुपर्ब तरीके से अग्री कर रहे हैं क्या? यहां तक बेहतरीन तरीके से अग्री कर रहे हैं क्या? है ना? क्या सुपर्ब तरीके से क्लियर है क्या दोस्तों सभी को? है ना? दूसरे वाले केस में हम क्या देखते हैं, ये रहा हाफ सर्कल, ये रहा हाफ सर्कल, दोनों को इकट्ठे कर दिए तो क्या हो गया, एक सिंगल सर्कल हो, दोनों आइडेंटिकल सर्कल है ना यार। तो ये हो गया पाई आर का स्क्वायर, अगर 4 सेंटीमीटर डायमीटर, 2 सेंटीमीटर रेडियस हो गया, और ये इसको माइनस कर दिया अपन यहां से। क्या यहां तक सभी को क्लियर है? दोनों को माइनस जैसे ही किए अपना आंसर आ गया दोस्तों 4 पाई। तो कुल मिला के ये रहा 4 पाई। सिर्फ शेडेड रीजन दोस्तों, इसका ही एरिया पूछा था मैंने, है ना? यहां तक सभी को क्लियर है तो बताइए, यहां तक सभी को क्लियर है तो बताइए, यहां तक सभी को एकदम सुपर्ब तरीके से क्लियर है क्या? एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर है तो बताओ भी, सभी को मस्त तरीके से क्लियर है? सर आप ये कहना चाहते हैं कि ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में? यस यस यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम बहुत ज्यादा आता है, ध्यान रखना। सभी को मेरे ख्याल है यहां तक हर एक चीज क्लियर होगी, राइट? यहां तक सभी को क्लियर है दोस्तों? तो इस समझ में आ गया 4 पाई तक के सभी को एकदम सुपर्ब तरीके से क्लियर हो गया। तो देखिए ये रहा सर्कल बड़ा वाला, इसका ये डायामीटर था 8 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस हो गया 4 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया, इसका सेमी सर्कल, मतलब कहां से कहां तक के एरिया के बारे में बता रहा था मैंने आपको, बोला यहां से लेके ये हाफ सर्कल, इसका एरिया रहा हाफ पाई 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया 16 डिवाइड बाई 2 मतलब 8 पाई। कहां गया, ये रहा, माइनस ये वाला सर्कल एंड ये वाला सर्कल, दैट इज 4 पाई। तो आंसर कितना होगा, 4 पाई। सुपर्ब तरीके से क्लियर सभी को, एकदम जबरदस्त तरीके से। मेरे ख्याल से यहां तक तो सभी को क्लियर हो गया होगा दोस्तों, सही है? क्लियर है सभी को? चलिए, अगर यहां तक क्लियर है दोस्तों तो आपसे कुछ और चीज पूछता हूं। सभी को क्लियर है यहां तक के? चलो दोस्तों, हमारे पास तकरीबन हाफ एन आवर है। इस हाफ एन आवर में कुछ अलग तरह के क्वेश्चन आपको मैं पूछने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं दोस्तों आप कितना शार्प हैं, क्या क्या सोच सकते हैं। चलो रेडी हैं क्या सभी लोग? एकदम बेहतरीन तरीके से रेडी हैं क्या? एकदम तैयार हो जाओ, कमर कस लो, कुछ जबरदस्त चीज पूछने जा रहा हूं मैं आप सभी लोगों से। सर जबरदस्त मतलब क्या, वो देखो आप क्या मैं पूछूंगा अभी, ठीक है? चलो रेडी हो जाओ भाई, कुछ आप लोगों से मैं अलग चीज पूछूंगा अगले हाफ एन आवर। आ जाओ असली मैदान में। ये मैंने कल आपको पूछ लिया था दोस्तों, तैयार हो जाइएगा, एकदम सुपर्ब तरीके से रेडी हो जाइएगा। रेडी? चलिए देखते हैं आप में कितना फ्लेयर है, कितना फ्लेयर एंड फ्लैम्बोयंस से देखते हैं, ठीक है? मतलब कुल मिलाकर आप में कितनी बात है देखते हैं। आपके सामने कुछ क्वेश्चन आएंगे और आपको इसका जवाब देना है। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, एक मिनट रुक जाइए, कोई भी एग्जाम हो ना, सिलॉजिज्म से क्वेश्चन आता ही है, ध्यान रखिएगा। मेरी तरफ से जो बच्चे गेट 22 और 23 का पेपर देंगे, मिनिमम एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कीजिएगा सिलॉजिज्म से। इसके अलावा वो स्टूडेंट्स जो जितने भी एसएससी एई जेई के एग्जाम देंगे, एचपीसीएल वाले पेपर देंगे, वाइजेक स्टील का पेपर देंगे, पब्लिक सेक्टर कोई पेपर देंगे, मिनिमम 1 से 3 क्वेश्चन तक आएंगे उससे, ठीक है? आपको जवाब देना है जो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है ये। इस सवाल का जवाब देने के लिए ना दोस्तों मैं आपको दूंगा कुल मिला के 1 मिनट। लेकिन ना दोस्तों इस क्वेश्चन का एक हिस्सा मैंने दूसरे पेज पे रखा हुआ है क्योंकि पूरा एक साथ लाना मुश्किल था। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा आप इसकी फोटो खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड हट रहा हूँ, ये रहा। कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे, स्टेटमेंट्स लिखा हुआ, ये स्टेटमेंट चाहिए होगा और बाकी कंक्लूजन नेक्स्ट पेज पे। फटाक से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ स्क्रीनशॉट लेने के लिए। 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, मैं खुद साइड हो जाता हूँ। इनफैक्ट ये लो 10 सेकंड्स का मैं आप सभी को टाइम देता हूँ, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा, सुपर्ब तरीके से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ले लिया सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट इसका? एक बार मुझे कंफर्म कर दो सभी लोगों ने अगर स्क्रीनशॉट ले रखा है तो। हो गया? रेडी? चलो, अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है आपने तो ये रहा क्वेश्चन दोस्तों। अब यहां से दोस्तों मैं आपको देता हूं कुल मिला के 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड्स। इस 120 सेकेंड में आपको इसका आंसर निकालना है दोस्तों। जो भी करके निकालना है वो आपकी मर्जी है।
इस अगले 120 सेकंड में मुझे आंसर चाहिए। मैं आपसे एग्जैक्टली 120 सेकंड के बाद बात करूंगा दोस्तों, मैं आपसे 120 सेकंड के बाद बात करूंगा, ध्यान रखिएगा। सुपर्ब तरीके से बनाएंगे, देखते हैं आप लोग का आंसर क्या है। चलो जी, फटाफट फटाफट अपन इसका आंसर देंगे। सुपर्ब तरीके से, जबरदस्त तरीके से अपने को इसका आंसर चाहिए दोस्तों। बहुत बढ़िया, नाइस। और बाकी लोग क्या कहते हैं दोस्तों, फटाफट आंसर दे जाइएगा। क्या आंसर देते हैं देखते हैं दोस्तों। दो मिनट है आपके पास, फुल एकदम लगा दीजिए। मिनिमम मैं 5 क्वेश्चन दूंगा आपको अभी, देखते हैं आप लोग कितना मस्त एनालिटिकली सोचते हैं। 5 क्वेश्चन मिनिमम दूंगा आपको मैं, ठीक है दोस्तों। वेट फास्ट एवरीबॉडी। ऑप्शंस को भी देखिए, ऑप्शंस बहुत अच्छे फॉर्मेट में दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। दोस्तों लास्ट के 30 सेकंड है आपके पास, 30 सेकंड्स और दोस्तों, फटाफट बनाइएगा। 30 सेकंड्स। बहुत बढ़िया, शाबाश। लास्ट 10 सेकंड्स एवरीबॉडी, प्लीज मेक इट फास्ट। 10 सेकंड और आपके पास, 10 सेकंड और है दोस्तों आपके पास। चलिए, फाइन, टाइम खत्म दोस्तों। दोस्तों मैंने आपको जो स्टेटमेंट दिया वो ये था, ऑल ड्रम्स आर स्टिक्स। ये देखिए, ये सभी के सभी ड्रम्स हैं, ऑल ड्रम्स। ड्रम्स को मैंने रेड कलर से बनाया दोस्तों, ऑल ड्रम्स दे आर स्टिक्स। इसका जो मतलब होता है दोस्तों, किस दिन मैं आपको सिलोजिज्म डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो आप देखिएगा, इसका मतलब होता है एवरी एलिमेंट ऑफ ड्रम्स इज एलिमेंट ऑफ, जैसे ऑल ड्रम्स आर स्टिक्स, सो एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स इज वाई। ड्रम्स हो, स्टिक्स हो, ये लोग सिर्फ वेरिएबल्स हैं दोस्तों, ये लोग और कुछ नहीं है। ऑल जहां पे लग रहा है, इसका मतलब ये होता है इस ड्रम्स के पास कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो स्टिक नहीं है। इसी को मैं सेट थ्योरी में भी चाहे तो बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा पॉइंट आप स्क्रीनशॉट लिए होगे, उसमें आप देखिए, सम ड्रम्स आर बॉक्सेस। देखिए दोस्तों, सम ड्रम्स आर बॉक्सेस, हमेशा सिलोजिज्म जब बनाए ना तो एटलीस्ट वाले केस को बनाए। सम ड्रम्स आर बॉक्सेस। सर एक बात आइए, क्या इसी फिगर को हम ऐसा बना सकते थे क्या? कैसा बनाना चाहते हो आप? सर जैसे यहां पे इन्होंने बोला है, एक बात आइएगा सर, जैसे यहां पे इन्होंने ये बोला कि ऑल ड्रम्स आर स्टिक्स, तो हम लोगों ने ना सर ऐसा ड्रम्स बनाया, ठीक है, ध्यान से सुनना दोस्तों। तो ना सर हम लोगों ने ऐसा ड्रम्स बनाया, करेक्ट है, करेक्ट है। एक और ले लेता हूं, ड्रम्स के लिए मैं डी लिख दिया। अब सर इसके बाद इन्होंने बोला कि ऑल ड्रम्स आर स्टिक्स, तो ना सर हमने ऐसा बनाया, क्या ये सही था? हाँ ये भी सही था। सारा का सारा ड्रम जो है वो स्टिक है, मतलब ड्रम में कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो स्टिक नहीं है। अब यहां पे जो क्वेश्चन लिखा था सर, वो इसके बाद जो दूसरा स्टेटमेंट लिखा वो लिखा सम ड्रम्स आर बॉक्सेस, तो आपने ये बनाया, करेक्ट है, सम ड्रम्स आर बॉक्सेस, यस। आपने ये क्यों नहीं बनाया सर? हमेशा एक बात याद रखो, सिलोजिज्म में क्या होता है ना, हमेशा एक बात ध्यान रखना, सिलोजिज्म में होता ये है कि हम हमेशा एटलीस्ट वाली कंडीशन को चेज करते हैं। मतलब सिलोजिज्म में, डेटा सफिशिएंसी में, रीजनिंग में जो थीम होती है वो ये होती है, हमको क्या करना होता है, हमको ऐसा केस निकालना होता है जो यूनिक सोल्यूशन दे। मतलब क्या होता है सर यूनिक सोल्यूशन का? यूनिक सोल्यूशन का मतलब होता है दोस्तों अनकंडीशनली ट्रू होना चाहिए वो, ये इसका मतलब होता है कि अनकंडीशनली ट्रू होने का मतलब क्या होता है सर? अनकंडीशनली ट्रू होने का मतलब
हमेशा ट्रू हो मतलब सिंगल सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। और इसलिए हम सिलोजिज्म में हमेशा एटलीस्ट वाले केस को ढूंढते हैं। जब आपको भी इन्होंने स्टेटमेंट दे रखा है सम ड्रम्स आर बॉक्सेस, इसका स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ, या क्यों नहीं बना सकते सम। देखिए दोस्तों, सम ना ग्रामेटिकली भी आप जाओगे, सम ना काउंटेबल के साथ भी यूज होता है और अनकाउंटेबल, ध्यान से सुनना दोस्तों, आपको बहुत बढ़िया कंसेप्ट मिलेगा। सम जो है ना काउंटेबल के साथ भी यूज होता है और अनकाउंटेबल के साथ भी यूज होता है। इसका मतलब है आप ये बोल सकते हो आई एट सम मैंगोज, मान लेते हैं आपने 3 आम खाए, तो आप बोल सकते हैं आई एट सम मैंगोज, तो आम के लिए सम यूज हो रहा है, काउंटेबल है आम, तो ठीक है। आई एट सम राइस, चावल जो आपने राइस खाया, चावल खाया आपने, तो राइस तो अनकाउंटेबल है, लेकिन वहां पर भी आप चाहो तो सम यूज कर सकते हो, ठीक है। हमेशा जब हम सिलोजिज्म में सम यूज करते हैं तो एक, मैं ये कहता हूं कि आप काउंटेबल करके यूज करो तो आपको और आसान होगा। कैसे? जब दूसरा स्टेटमेंट ये बोला गया सम ड्रम्स आर बॉक्सेस, इसका मतलब ये हुआ ड्रम्स में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर होना चाहिए जो बॉक्स के साथ कॉमन हो, और यहां पे ये चीज नहीं हो रही है, इसलिए फिगर गलत है। समझ में आया सभी को? क्लियर हो दोस्तों? ठीक है। जब यहां पे उसने बोल रखा है कि सम ड्रम्स आर बॉक्सेस, इसका मतलब ड्रम्स में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना ही चाहिए, मिनिमम एक, जो बॉक्सेस के साथ कॉमन होगा। इसका मतलब चलो मान लेते हैं, एक और केस में ले लेता हूं एग्जांपल को समझाने के लिए। मान लो अगर यही स्टेटमेंट ऐसा होता, मैंने यहां पे बनाया ऑल ड्रम्स, ठीक है, ये ड्रम्स बनाया और मैं ये बोलता ऑल ड्रम्स और इसके बाद मैं ये बोलता ऑल ड्रम्स आर स्टिक्स, ठीक है। अब उसके बाद मैं ये बोलता कि सम स्टिक्स आर बॉक्सेस, तो सर मैं कैसे बनाता? मैं ऐसे बनाता बॉक्सेस को या ऐसे बनाता बॉक्सेस को? देखो यार, कभी भी कोई भी रीजनिंग पढ़ो, इट्स नॉट जस्ट अबाउट सिलोजिज्म, क्रिटिकल रीजनिंग करो, सिलोजिज्म करो, एनालिटिकल रीजनिंग करो, लॉजिकल, जो भी रीजनिंग करो, हमेशा एक बात ध्यान रखो, हम ना फैक्चुअल ट्रूथफुलनेस नहीं ढूंढते, हम लॉजिकल ट्रूथफुलनेस ढूंढते हैं। हम, हमारे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं कि कोई तथ्यात्मक रूप से कोई बात सही है कि नहीं, लॉजिकली सही होनी चाहिए। मतलब सर, जब आपको ये बोला गया कि सम मान लीजिए अगर स्टेटमेंट लिखा गया होता सम क्या सम ये स्टिक्स, सम स्टिक्स आर बॉक्सेस, तो इस तरह से आप ड्रम्स को कट नहीं कर सकते थे। मतलब इसलिए क्योंकि आप किसी भी प्रीमाइस में एक्सटर्नल अज्यूम नहीं कर सकते। जब आपको यह बोला गया कि सम स्टिक्स आर बॉक्सेस, अगर ये स्टेटमेंट लिखा गया था, अभी तो ये नहीं लिखा था, अगर लिखा गया होता तो इसका मतलब है स्टिक्स में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो बॉक्सेस के साथ कॉमन होगा। आप अननेसेसरली इस तरह से ड्रम को तब तक कट नहीं कर सकते जब तक वो कैटेगोरिकली लिखा ना हो। उस केस में हम लोग ये वाला फिगर ड्रॉ किए होते, ना कि ये वाला। और इसलिए मैंने आपको बोला सिलोजिज्म की 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, हमेशा एटलीस्ट वाले फिगर को ड्रॉ करते हैं जो अनकंडीशनली हमेशा ट्रू हो, जो यूनिक सॉल्यूशन को दे। दैट्स द मेन थीम ऑफ सिलोजिज्म। समझ में आया दोस्तों? तो हमेशा ना एटलीस्ट वाले केस को ड्रॉ करो, और ये एटलीस्ट वाले केस के कारण से हमारे सम बॉयज आर ब्लू, तो आप चाहते थे ना सम को ऐसे ही बना सकते थे, ये लो, पता है आपको, आप ना ये भी कर सकते थे, लेकिन ये हमेशा ट्रू हो जरूरी नहीं है। मान लेते मैंने सम बॉयज आर ब्लू, इसका मतलब ये आप ऐसे क्यों बनाते हो? आप सोचो, क्योंकि आप ये बोलते हो कि बॉयज में, बॉयज कोई वेरिएबल होगा, बॉयज कोई वेरिएबल होगा, उस बॉयज में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा जो ब्लू के साथ कॉमन होगा। समझ में आया दोस्तों सभी को? ये कारण है कि मैंने इसको ऐसा बनाते हैं, नहीं ना कि इसको इस तरह से। हम ये नहीं बोलते कि ये गलत है, अगर मैं ऐसा बना दूंगा बॉयज और ये ब्लू, ये गलत है, हम ये नहीं बोलते। हम ये बोलते हैं हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है कि हम ये बोल पाए कि सारे के सारे बॉयज ब्लू हैं। वैसे मान लेते हैं, अगर हमें ये बोला गया, मान लेते हैं आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मुझे ये पता चला 2 लड़के रमेश और सुरेश, इन दोनों के 80 मार्क्स आए हैं 100 में, तो मैं ये बोल सकता हूं कि सम स्टूडेंट सिक्योर्ड 80 मार्क्स, जो कि करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन यहां पे मैं ये नहीं बोल सकता कि ऑल द स्टूडेंट सिक्योर्ड 80 मार्क्स। बात ये नहीं कि गलत है स्टेटमेंट, बात ये है कि आई डोंट हैव द इंफॉर्मेशन टू से दिस। क्लियर हो सभी को? समझ में आया? तो सिलोजिज्म में बस इतनी ही छोटी चीज होती है दोस्तों, कि आपके पास इंफॉर्मेशन है कि नहीं। क्यों? क्योंकि आप सिलोजिज्म का जो डीएनए है ना, वो ये है, यूनिक सॉल्यूशन ढूंढो भाई साहब, यूनिक, जो अनकंडीशनली हमेशा ट्रू हो। और इसलिए दोस्तों हम लोगों ने जो फिगर बनाया वो इस तरह से बनाया, जब इसमें इन्होंने लिख के दिया कि सारे के सारे ड्रम स्टिक्स हैं, ठीक है भाई साहब, सम ड्रम्स आर बॉक्सेस, तो हमने ड्रम्स को कट किया। सम ड्रम्स आर बॉक्सेस का मतलब है ड्रम्स में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर है जो बॉक्सेस के साथ कॉमन है। अब पढ़ो आराम से कंक्लूजन को। कंक्लूजन में क्या लिखा है? सम बॉक्सेस आर स्टिक्स, सम बॉक्सेस, वो तो है ही। इसका सम का मतलब आप लिखो पहले क्लियरली, सम का मतलब कॉपी में लिख के रखो, एटलीस्ट वन, कम से कम एक एलिमेंट। इसका मतलब होता है कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा जरूर है बॉक्सेस में जो कि स्टिक है। करेक्ट है?
अगर लगेगा तो मैं आपको सिलोजिज्म मस्त तरीके से बेसिक एकदम आपको बता दूंगा, ठीक है। सम स्टिक्स आर ड्रम्स, सम स्टिक्स आर ड्रम्स, ये देखो सम स्टिक्स आर ड्रम्स, बिल्कुल है। स्टिक्स के वो एलिमेंट जो ड्रम में कॉमन है, बिल्कुल है। ऑल स्टिक्स आर ड्रम्स, नहीं ऑल हो जरूरी नहीं है, ऑल नहीं हो सकता वाली बात नहीं, इसी चीज को दोबारा देखना, ऑल नहीं हो सकता वाली बात नहीं है, बट वो एक पॉसिबिलिटी है। हम पॉसिबिलिटी नहीं, हम लोग ना पॉसिबिलिटी भी चलता है, लेकिन हम लोग हमेशा नेसेसिटी को ढूंढते हैं, यूनिक सोल्यूशन को। अगर मैं इसका एक एक्सट्रीम केस बनाऊंगा, ये लो ड्रम और स्टिक्स दोनों ओवरलैप कर गए, देखो हो गया ना। बात ये नहीं कि ऐसा कर नहीं सकते थे, ये लो ये रहा बॉक्सेस। अब पढ़ो दोबारा से स्टेटमेंट को, तीसरे स्टेटमेंट को, समझ में आया दोस्तों। ऑल स्टिक्स आर ड्रम्स, ये देखो अगर ड्रम और स्टिक्स सर्कल ओवरलैप कर गया होता तो, बट ये एक एक्सट्रीम केस है, और एक्सट्रीम केस हमेशा ट्रू ऐसा नहीं है, इसलिए मैंने आपको बोला सिलोजिज्म में हमेशा एटलीस्ट वाला केस ढूंढिए। साथ चल रहे दोस्तों, इसलिए हमने बोला फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इस स्टेटमेंट का मतलब ये होता है ऑलवेज ट्रू, अनकंडीशनली ट्रू। क्लियर हुआ सभी को? एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हुआ, ठीक है। चलो वेरी नाइस, बहुत ज़्यादा बढ़िया। यहाँ तक मेरे ख्याल से सभी क्लियर हो गया होगा दोस्तों। आप यकीन नहीं करेंगे, आप लोग के एग्जाम में, स्पेशली जो पब्लिक सेक्टर के एग्जाम्स हैं उनमें तो सही, फोर्थ आंसर करेक्ट है, वेल डन, शाबाश दोस्तों। तैयार रहिएगा, एकदम मैन वर्सेस वाइल्ड हो गया। 20 मिनट बचा, 4 क्वेश्चन डिस्कशन के साथ, ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आखिरी में मुझे सभी का स्कोर चाहिए होगा, कितने लोगों कितने आंसर करेक्ट हुए। ये 1 हुआ, इसके बाद 4 और पूछूंगा, मतलब 5 में से क्या स्कोर आता है आप लोगों को, देखते हैं। तो ना दोस्तों, जिसको हम लोग बॉडमास रूल नहीं बोलते थे, ब्रैकेट्स को सॉल्व करते थे, वो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस ये सब, इससे भी क्वेश्चन बनते दोस्तों एग्जाम में। अगला क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, लेकिन इसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट दूंगा। क्यों सर? क्योंकि बॉडमास रूल या डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सब तो ठीक है, इसी को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करने के लिए क्या करते हैं एसएससी में, वो लोग ना साइन को इंटरचेंज करवा देते हैं और आपसे बोलते हैं कि सही साइन कहाँ पे क्या आएगा बताओ। ये क्वेश्चन है तो बहुत बढ़िया, और इसका जवाब आपको देना होगा 90 सेकंड के बाद, क्योंकि आप पहली बार ऐसा देख रहे हो क्वेश्चन, तो मैं आपको 90 सेकंड देता हूँ, अदरवाइज मैं 1 मिनट दिया होता। चलो जी, देखते हैं आप क्या करते हो। कोई ऐसा बहुत टफ चीज नहीं है, देखते हैं क्या करते हैं। ये हमारा है सेकंड क्वेश्चन, इसका 3 क्वेश्चन बचेंगे आज हमारे। मैं साइड ही हो गया हूँ, चलो बनाओ। फटाफट आंसर देंगे दोस्तों। मिस मत करना। Which two signs should be interchanged to make the following equation correct? कौन से ऐसे 2 साइंस है जो इंटरचेंज होने चाहिए? आराम से दिख रहा है वो, तो ऐसे आंसर दिख रहा है, बाकी ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए कौन से 2 साइंस ऐसे जो इंटरचेंज होने चाहिए दोस्तों, वो आप देख लो। और अगर अभी भी ठीक लग रहा है तो ही बता दो क्या आंसर बोलते हैं। एक बार अभी पहले सॉल्व करके देखना, हमेशा पहले डिवीजन, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस यार, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। इसको आपने डिवाइड किया होगा 24/12, तो आपका आंसर आया होगा 2, राइट? 2 तो आया। अब उसके बाद ये 2 + 8 हो गया 10, ये हो गया 20 - 10, नहीं, आंसर नहीं आ रहा है हमको, क्योंकि आंसर कम आ जा रहा है, और कुछ और भी बहुत कम नहीं आ रहा, स्लाइटली कम आ रहा है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में तो बहुत ज़्यादा बड़ा फर्क पड़ जाएगा, कहीं कुछ प्लस माइनस ऐसा है क्या अपने पास? ये रहा मल्टीप्लिकेशन, लेकिन प्लस के साथ है। ये रहा मल्टीप्लिकेशन, नहीं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में फ़र्क ज़्यादा पड़ जाता है एक्चुअली। ये है प्लस, लेकिन डिवीजन के साथ है। एक थर्ड वाले को पहले ट्राई करके देखते हैं, जो कि प्लस और माइनस है दोस्तों। प्लस और माइनस मतलब आप ये बोल रहे हैं ऐसा, देखते हैं करके, एक बार करके देखते हैं क्या आंसर आता है। नहीं, एकदम सुपर तरीके से इसको बोल रहे हैं, मतलब ऐसा करके देखते हैं। 24 डिवाइड बाई 12 हो गया 2, ये तो डायरेक्ट आंसर आ गया। 20 + 2 हो गया 22, यहाँ पे -8, अरे तेरी, ये तो डायरेक्ट आंसर आ गया, ये रहा 14।
क्योंकि जो डिफरेंस था बहुत कम था, एकदम इनसिग्निफिकेंट जैसा था। जब डिफरेंस ज़्यादा दिखे तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को देखिए, सुपर तरीके के साथ चल रहे हैं। आपको मस्त टाइप के लग रहे क्वेश्चन। दोस्तों आज के तीसरे, इसके बाद 2 और क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान रखिएगा, फिर फाइनली अपना स्कोर कार्ड शेयर कीजिएगा। 5 में मैंने 5 सवाल पूछूंगा, 5 अलग अलग टाइप के आपसे। दोस्तों इस साल IIT मुंबई ने डिसाइड किया कि यार बहुत हो गया एप्टीट्यूड में आपके स्पैटियल, जिसको आप SSC में विजुअल रीजनिंग बोलते हो, विजुअल रीजनिंग पूछेंगे यार अपन लोग, उन्होंने ये कहा। अब इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जो लोग कल भी क्लास में रहे होंगे उनको याद होगा, मैंने कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया था और मैंने बोला था यार कि ना स्पैटियल आपसे पूछूंगा। जो लोग मेरी क्लास पहले से अटेंड कर रहे होंगे या जो जनवरी फरवरी से या उसके पहले भी, तो उनको पता होगा जब आप लोग के सीनियर लोगों का पेपर हो रहा था ना, तो मैंने बहुत सारे पेपर फोल्डिंग के क्वेश्चन कराए थे, एम्बेडेड फिगर के क्वेश्चन कराए थे, कटिंग के क्वेश्चन कराए थे, बहुत सारे टाइप क्वेश्चन कराए थे और हर एक पेपर में आया था एक एक क्वेश्चन। सर मतलब मैं था नहीं उस टाइम पे, कैसे नहीं थे तो फिर अभी देखो, इस तरह के क्वेश्चन आप बिल्कुल 100% एक्सपेक्ट करोगे। एक क्वेश्चन आपके गेट के पेपर में पक्का रहेगा विजुअल रीजनिंग का, ध्यान रखिएगा। और SSC वगैरह में या एयरफोर्स में सर उसमें ना ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, उसमें आप SSC वगैरह में एक्सपेक्ट कर सकते हो 3 से 5 या फिर उससे भी ज़्यादा, ठीक है। 3 से 5 अक्सर ये एवरेज नंबर यही रहता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है और आपको इसका जवाब देना है दोस्तों, लेकिन जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा ना, प्लीज़ की फोटो खींच के रखिएगा, क्योंकि बड़े इमेजेस हैं तो सेकंड स्लाइड में फिर क्वेश्चन आएगा, उसका ऑप्शंस आएंगे, ठीक है दोस्तों। इसकी फोटो खींच के रखिए दोस्तों पहले सभी लोग, ठीक है। फोटो खींच लीजिए पहले, मैं आपको फोटो खींचने के लिए 15 सेकंड देता हूं दोस्तों, 15 सेकंड से मैं साइड हो गया, फटाफट पहले फोटो खींचिए। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट डिपिक्ट्स हाउ द गिवन ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ पेपर वुड अपीयर इफ इट इज फोल्डेड एट द डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन से आपने फोल्ड कर दिया, हो गया, ये रहा ऑप्शन, देख लीजिए दोस्तों। जो डॉट 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 किया वहां से आपने फोल्ड किया, अब आप देख लीजिए, एकदम मिस मत कीजिएगा दोस्तों उसको, एकदम बेहतरीन तरीके से, सुपर तरीके से मिस मत कीजिएगा। ये सब चीजें अपने को मिस नहीं करना दोस्तों। थर्टी सेकंड से ज़्यादा लेना नहीं चाहिए वैसे अपने को, 30 सेकंड मेरे हिसाब से पर्याप्त है। 30 सेकंड दोस्तों काफ़ी है आप मेरे हिसाब से तो। बहुत बढ़िया, इतने ही आसान। फोल्डिंग के इस बार भी क्वेश्चन आए थे दोस्तों, फोल्डिंग वाले क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। कुल मिला के 6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं विजुअल रीजनिंग में, अपन लोग धीरे धीरे देखेंगे। 6 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं विजुअल रीजनिंग में, ठीक है। एम्बेडेड फिगर, ये एम्बेडेड फिगर, मिरर इमेजेस, पेपर कटिंग, ऐसा करके 6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो बस ये डॉटेड लाइन मतलब यहाँ से फोल्ड, अरे यार कलर अपने को डार्क चाहिए, इसको आप जैसे ही फोल्ड करोगे तो फोल्ड करेंगे तो हमको जो देखना चाहिए वो ये एक फिगर है, ये एक लाइन ऑलरेडी है जिससे फिगर टच नहीं है, राइट। तो ये तो अपनी जगह पे रहेगा। और तीसरी चीज ये रही, लेकिन जब इसको हम लोग इधर फोल्ड करेंगे तो ये फिगर कैसा बनेगा दोस्तों, ये ऐसा, इधर से आपने फोल्ड किया, ये लाइन ऐसे जाएगी और ऐसे जाएगी, और ये तीसरा। तो ये 3 चीज होनी चाहिए आपने फोल्ड किया तो। ये जो पॉइंटेड वाला पोर्शन है दोनों ऊपर की तरफ है, इधर नीचे की तरफ, उधर ऊपर की तरफ। दोनों के दोनों पॉइंटेड पोर्शन सेम डायरेक्शन में नहीं हो सकते, दोनों के दोनों पॉइंटेड पोर्शन सेम डायरेक्शन में नहीं हो सकते, दोनों के दोनों पॉइंटेड पोर्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन अब एक और जो चीज थी उसको भी देख लेते हैं, ये वाली लाइन, इसको भी देखते हैं कहां पे प्रेजेंट है। नहीं यहां तो है ही नहीं ना। सुबह तरीके से दोस्तों सभी क्लियर है। अरे सर ये तो एकदम आसान क्वेश्चन था, ऐसे ही आते दोस्तों, आसान क्वेश्चन ही रहता है, ध्यान रखिएगा। सुपर तरीके से क्वेश्चन रहता है दोस्तों। एक अगला पैटर्न दे रहा हूं, सी मेरा आइडिया सिर्फ ये है दोस्तों कि आपको ना हिट करना चाहिए क्वेश्चन, है ना। मतलब थोड़ा सा एप्टीट्यूड क्वेश्चन ऐसा जो आपको ना सोचने पे मजबूर करे। एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो ऐसा पैटर्न आपने अभी नहीं देखा होगा, स्पेशली क्योंकि आप लोगों में से ज्यादातर लोग जो गेट की वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, ये पैटर्न आपने नहीं देखा, और ये पैटर्न फ्यूचर में भी आप देखोगे तो हो सकता है इस बार आ जाए, नेक्स्ट टाइम आ जाए, लेकिन ये आएगा जरूर ये पैटर्न, क्योंकि बाकी एग्जाम्स में ऐसा पैटर्न बहुत आता है। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों आज का, ये 4th क्वेश्चन। इसके बाद मैं आप लोगों से एक सवाल और पूछूंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी ना आपको बताना है। इस क्वेश्चन को मैं आपको बताने के लिए इस बार 90 सेकंड्स दूंगा, आराम से कहानी सोचिएगा इसकी, कहानी जैसा ही क्वेश्चन, क्योंकि ठीक है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, ये आज का चौथा क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन और, 90 सेकंड्स है दोस्तों आपके पास, काफी बड़ा टाइम होता है 90 सेकंड यार,
पढ़िए जरा। क्या क्या आंसर बोलते हैं? हाँ यार, ट्रायंगल क्वेश्चन आया था, सही बोल रहा। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। कितना बढ़िया सवाल है यार ये, क्या सही सवाल है नहीं? लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर, मस्त क्वेश्चन है, मजा आ गया देख के यार। बताओ, ऑप्शंस को देखना एकदम से ना, क्वेश्चन बनाने मत लगना, ऑप्शंस को भी देखना। इन सब जगहों पे ऑप्शन को देखना चाहिए। यहाँ पे क्या देख रहे हो, 4 1 4 1 4 1 4, वो सब चीज़ों को ऑब्जर्व किया करो। एक अच्छा ऑब्जर्वर वही होता है जो सब चीज़ों को देखता है। मेरे को साइड हो जाता हूँ। देखो, इसके बाद मेरे को एक क्वेश्चन और देखना है। 4 1 क्या क्या लिखा है? आराम से इसको देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। वेरी गुड, मुझे अच्छा लगा आप लोग का परफॉर्मेंस देख के, आई एम सेटिस्फाइड। देखिए दोस्तों, क्या होता है, एक बार सभी लोग बनाइए, उसके बाद बात करता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है ना, मस्त। आपको थोड़ा सा अलग वाली फीलिंग आई होगी ना? अच्छा क्वेश्चन है ये, सब बहुत अच्छे क्वेश्चन है यार। ये मैं पहले बताया था ना, एसएससी जेईई का जो पेपर देंगे 100% ऐसा पैटर्न रहेगा, पक्का आता है सब। ये सब बहुत फेमस पैटर्न है। देखिए दोस्तों, कभी भी ना इस तरह के सवालों को ना, इसमें 5 है, ये ना पैरा जंबल का छोटा रूप जैसा है। ये ना ऐसे एक नंबर दिया गया, फिर दूसरा दिया गया, फिर तीसरा दिया गया, फिर चौथा दिया गया, 5। हम रैंडमली खुद से भी सोच सकते हैं, लेकिन एक बार ऑप्शन देखना चाहिए। हम ऑप्शन में क्या पाए कि 4 1 तो ऑलरेडी है, 4 1 तो फिर हर जगह है। 4 क्या है, आइडिया, और 1 क्या है, राइटिंग। अच्छा, ये कुछ ऐसा लगता है कि आइडिया आया और आपने किताब लिख डाली, आइडिया और ये रहा राइटिंग। ठीक है, ये था 4 और ये है 1। कुछ और अपने को क्रैक मिल सकता है क्या यहाँ पे? अब बचा है बुक। कलर चेंज करता हूँ, रुको, इसको हटा देता हूँ और कलर चेंज करता हूँ। पैरा जंबल, मैं किसी दिन आपको पैरा जंबल मस्त डिटेल में बताऊंगा, आपको एकदम आसान लगेगा। ब्लू लेते हैं, ब्लू मस्त लगता है मेरे को। बुक सेलर, फीडबैक, रीडर। अच्छा, आइडिया आया, आपने लिखा, क्या लिखा आपने? राइटिंग और बुक, इनको कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि आपको आइडिया आया, आपने लिखा, तो क्या लिखा? सेलर। क्या मीनिंग है सेलर का? बाय कहां गया वो? रीडर। क्या पढ़ेगा रीडर? फीडबैक। अरे भाई, कुछ होगा तभी तो फीडबैक ना। तो यहां तो एक बात तय रही, यहां पे बोला गया या तो सेकंड या तो थर्ड। कैसे पता चला सर आपको? सेकंड 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 और ये थर्ड। राइटिंग, आइडिया, थर्ड। क्या सेल करेगा भाई? सेलर। ये तो एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है। सही बात है ना? तो एक बात तो तय रही, इसके बाद आ गया बुक। ये रहा बुक। आराम से चलते हैं, हड़बड़ी मत करना। अब ये रहा 6 और ये रहा 3 दोस्तों। 6 और 3 को देख लेते हैं दोस्तों। यहां पे हम लोगों ने लिखा बुक, तो ये तो तय रहा। कलर चेंज करता हूं, है? चलो, बुक लिखा आपने। अब यहां पे 6 और कौन सा है? 2 है। 6 क्या लिखा हुआ है? रीडर। और इसके बाद 3 लिखा हुआ है दोस्तों, सेलर। अरे यार, रीडर कहां से आएगा जब तक कोई किताब बेचोगे नहीं तो रीडर तो तब आएगा ना भाई जब बंदा किताब तो बिके। अच्छा हाँ यार, किताब मार्केट में तो लाएं। तो ये रहा, आपको आया आइडिया, आपने लिखी किताब, आपको आया आइडिया, आपने लिखना शुरू किया किताब, और किताब पहले बिकेगी ना यार। तो ये रहा बुक, बुक के बाद आएगा सेलर। और वैसे भी 3 के बाद ही तो कहां गया वो रीडर? ये रहा 6 आएगा ना। ये 3 6 तो सबसे बड़े क्रैक थे यार इस क्वेश्चन के। अग्री करते हैं क्या? ये 6 3 को ही देख के रिजेक्ट कर देना चाहिए था, 6 ही थ्रू अलग हो ही नहीं सकते थे। यहां पर भी 6, ये रहा 3 6, ये रहा आंसर। तो हम लोग देखते हैं एक बार बना क्या है इसमें। हम लोग एक बार देखते हैं बना क्या। 4 1 2 3 6 5। 4 आइडिया, 1 मतलब राइटिंग, उसके बाद है 2 मतलब किताब, उसके बाद है बायर, सेलर, रीडर, फीडबैक। मस्त क्वेश्चन था कि नहीं दोस्तों? एकदम बेहतरीन तरीके से मजा आया कि नहीं? एकदम सुपर्ब तरीके से मजा आया कि नहीं? सभी को एकदम सुपर्ब टाइप से मजा आया कि नहीं? दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन, एकदम मस्त तरीके से आंसर दीजिएगा, सुपर्ब तरीके से आंसर दीजिएगा।
मैंने कल भी आपको बोला है कि कोडिंग डिकोडिंग वाली चीज ना आप लोग एग्जाम में पक्का हर बार आती है और भयंकर आसान आता हो, मतलब अति में आसान आता है। तो ये क्वेश्चन का जवाब आपको देना। अच्छा, ये जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं ना, स्पेशली जो आपको अभी मैंने स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाना शुरू किया जो अलग अलग एग्जाम्स में आए हैं, ये अभी लेटली ही आए हैं पिछले 2-3 साल में, और ये हर एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ, ध्यान रखिएगा। तो जो आंसर आप बना रहे हैं इट्स रियली गुड कि आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं और आप इसका आंसर निकाल रहे हो। दोस्तों ये रहा अपना अगला सवाल, ठीक है, आपने आंसर सही दिया, वेरी गुड, शाबाश। ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल। मैं आपको 90 सेकंड दूंगा दोस्तों, 90 सेकंड्स। देखते हैं आप लोग क्या करते हैं। 90 सेकंड्स है दोस्तों आपके पास, 90 सेकंड्स, ठीक है। नाइन्टी सेकंड। चलो देखते हैं आप क्या करते हैं। मस्त तरीके से आंसर लिखिएगा दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन है बट इसका आंसर लिखिएगा, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। मिस मत कीजिएगा। मिस मत कीजिए दोस्तों, एकदम मस्त क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा बढ़िया, नाइस 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 नाइस। मिस मत कीजिएगा दोस्तों, अभी भी 20 सेकंड्स है अपने पास। जिन स्टूडेंट्स का, जिन बच्चों का ये सब डाउट दिक्कत होती है, मिस मत करो, ये सब मिस नहीं करना चाहिए। वेरी गुड, शाबाश। लास्ट 10 सेकंड्स एवरीबॉडी, मेक इट फास्ट प्लीज। फटाफट इसका आंसर निकालेंगे दोस्तों, तुरंत इसका आंसर निकालेंगे। मिस मत कीजिएगा, फटाफट इसका आंसर निकालते जाइएगा दोस्तों। चलो मेरे ख्याल से सभी लोगों ने निकाल लिया इसका आंसर। दोस्तों आपको क्या लगता है क्वेश्चन क्यों दिया गया हुआ? ये क्वेश्चन जानबूझ के दिया गया दोस्तों, जानबूझ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अल्फाबेट्स दिए गए हैं। तो ना जैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, हर एक का अपना एक तरीका होता है। तो लोग क्या करते हैं, कई बार यहां से इधर आना शुरू करते हैं। आपकी मर्जी, वैसा कर लीजिए। मैं वैसे पर्सनली प्रेफर करता हूं कि अगर डिक्रीजिंग है तो इधर चले जाओ, उधर क्या दिक्कत है। जैसे ये रहा सी, डी इमीडिएटली नेक्स्ट, मतलब ये हो गया +1। डी के बाद ई एफ +2। अरे वाह यार। एफ के बाद GHI +3। अरे यार ये तो एकदम डायरेक्ट हो गया यार, ये तो +4। आई के बाद JKLM है क्या M? ये रहा। आगे भी क्रॉस चेक कर लेते हैं कि आंसर सही है कि नहीं अपना। ये रहा M, तो इसका मतलब फिर ये हो गया +5। NOPQR, ये ठीक है। R के बाद तो फिर है ही सही +6, तो डायरेक्ट आंसर हो गया। सुपर तरीके से भी क्लियर है कि नहीं? एकदम बेहतरीन तरीके से भी क्लियर है कि नहीं? सो क्या करेक्ट आंसर हो गया? M। सही है, वो नहीं है भाई, M है करेक्ट आंसर, M। यहां तक सभी को एकदम मस्त टाइप से क्लियर हुआ कि नहीं, बेहतरीन तरीके से क्लियर हुआ कि नहीं, पहले ये बताओ। सुपर तरीके से सभी को क्लियर है कि नहीं, ये बताएंगे भाई, ठीक है। अपने अपने स्कोर कार्ड लिखे जरा। मैंने अभी आखिरी में 5 सवाल आप लोगों से पूछे। मैंने आप लोगों से 5 सवाल पूछा अभी। इन 5 के 5 सवालों में किसके कितने करेक्ट हुए, अपने अपने स्कोर कार्ड बताइए जरा। 5 में से 5 करेक्ट, 4 करेक्ट, 3 करेक्ट, 2, 1, कितने करेक्ट हुए? मैंने यहां से शुरू किया था, सिलोजिज्म से, यहीं से शुरू किया था ना? हाँ, यहीं से शुरू किया था। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था ये सिलोजिज्म का। इसके बाद मैंने अगला सवाल पूछा था सिलोजिज्म के बाद, अगला सवाल पूछा था ये बेसिक कैलकुलेशन का, लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन था। दूसरा सवाल मैंने पूछा था एम्बेडेड फिगर वाला, मतलब ये पेपर फोल्डिंग वाला। तीसरा सवाल मैंने आपसे पूछा था ये भी बढ़िया क्वेश्चन था, मीनिंगफुल, मतलब शब्दों का जो पैराजंबल जैसा था। और इसके बाद मैंने लास्ट सवाल पूछा है ऐसा सीक्वेंस सीरीज का। क्या क्या स्कोर है अपना, चलो देखते हैं क्या क्या स्कोर थे। ईमानदारी से लिखिएगा लेकिन, ठीक है। यहां पे क्या क्या है? 5 आउट ऑफ 5, वेरी गुड, शाबाश। 3 आयुष, और बढ़िया कर सकते अपन। अभिनंदन 5 आउट ऑफ 5।
आई एम थिंकिंग 5 आउट ऑफ 5, बढ़िया, शाबाश। उत्कर्ष हिरन 5 आउट ऑफ 5, खान पठान 5 आउट ऑफ 5, नाइस। शिवदास प्रफुल्ल रमेश 4 आउट ऑफ 5, ठीक है। आयुष 3, नयन 4, अभिनंदन 5, ऋषि 4, गौरव 4, उत्कर्ष 4, अभिनंदन शर्मा 5 आउट ऑफ 5, हिरेन 5, मोहम्मद 3 आउट ऑफ 5, मोहन राज 3, गौरव 1 क्यों, बहुत लेट से लॉगिन किया हो गया। नयन 4, गौरव 4, राहुल 4, मनीषा 3, आयुष 3, हाँ हिरेन मैंने देखा आपका, मोहम्मद हो गया, ठीक है। चलो एकदम सुपर तरीके से क्लियर है सभी को, एकदम बेहतरीन तरीके से सभी को क्लियर है। यहां तक सभी को सुपर तरीके से मजा आया कि नहीं, पहले ये बताओ। एकदम बेहतरीन तरीके से मजा आया कि नहीं सभी को, एकदम मस्त तरीके से सुपर तरीके से सभी को मजा आया कि नहीं, पहले ये बताओ मुझे, है ना। मेरे ख्याल से सभी को एकदम सुपर तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा, एकदम मस्त टाइप से सभी को क्लियर हो गया होगा, राइट। दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन असाइनमेंट दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा। ये असाइनमेंट वाला क्वेश्चन भी अपने को फिनिश करके रखना है। सर ये कहाँ पे फिनिश करूंगा मैं, ये ना आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना रहेगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों एक सेट थ्योरी पे बड़ा बेसिक सा सवाल बनता है, ये पैटर्न सभी एग्जाम में आता है। ये पैटर्न जो मैं अगला आपको दिखाने जा रहा हूं, आपके अगर गेट की बात करूं तो 3 बार पूछा गया पैटर्न, ठीक है। 3 नहीं सॉरी 4 बार पूछा गया, तो नहीं 3 बार पूछा गया, सॉरी हाँ 3 टाइम्स पूछा गया। एक क्वेश्चन था टीचर, एडमिनिस्ट्रेटर्स और एक और कोई वर्ड था, वो वाला क्वेश्चन था। और दूसरा क्वेश्चन था बुक्स, रीडर और एक तीसरा सर्कल था, और एक 2 सर्कल में पूछा गया था। तो मैं आपसे दोस्तों यही पूछने जा रहा हूँ, ये एम्बेडेड फिगर कल कराऊंगा। ये रहा सवाल। सबसे पहले ना दोस्तों आप लोग इसकी फोटो खींच के रखिए। यहाँ पे मैंने आपको एक वेन डायग्राम दिया है, यहाँ पे जो एक सर्कल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बिजनेसमैन को, इसके बाद जो ट्रायंगल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, कहाँ का ट्रायंगल, लैंडलॉर्ड्स को, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है इनकम टैक्स पेयर्स को। तो इस तरह से 3 फिगर्स मैंने दिए हुए हैं। इसकी आप फोटो खींचे, मैं पहले साइड होता हूँ, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ध्यान रखना ना, इसका आपको आंसर निकालना है। अभी वीडियो थोड़ी देर पब्लिक हो जाएगा तो कमेंट बॉक्स में बताना है। हो गया, लिख लिया। ये रहा इसका पहला सवाल। ये आपको बताना है हाउ मेनी बिजनेसमैन आर टैक्स पेयर्स बट नॉट लैंडलॉर्ड्स। ये आपको बताना है इसका आंसर, ठीक है। तो ये बताने की जरूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपको बताना है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में। ध्यान रखिएगा, ये पर्टिकुलर पैटर्न जो है आप लोग के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यहां तक कि सभी को सुपर तरीके से मजा आया कि नहीं, एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हुआ कि नहीं। आज के 2 और चीजें सुन लीजिए। सबसे पहली चीज ये है कि इसके बाद अभी शाम में 6 PM पे मेरा एक वीडियो आएगा, वो जरूर से अपने को देखना है, ठीक है। जो यूनाइटेड स्टेट्स ने इनोवेशन एंड कंपटीशन जो बिल लाया है वो क्या है, एकदम सिंपल भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में बताया मैंने। ये शाम के 6 बजे आएगा, प्रीमियर होगा, रिकॉर्डेड ऑब्वियसली 6 बजे प्रीमियर होगा। इस वीडियो को देखिएगा, आपको मस्त मजा आएगा। मेरे ख्याल 30-35 मिनट का वीडियो होगा, इसको बढ़िया से देखिएगा, आपको फुल समझ में आ जाएगा ये कोल्ड वॉर 2.0 कैसे बोल रहे हैं सब लोग। जो यूनाइटेड स्टेट्स और PRC पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के बीच में जब हम बोलते हैं ना शीत युद्ध चल रहा है, कोल्ड वॉर 2.0 शुरू हो चुका है दुनिया में, इसका मतलब क्या होता है। ये सब टॉपिक सिर्फ इसलिए लेता हूं ताकि आपको ना रीडिंग में इंटरेस्ट आए, आपको मजा आए पढ़ने में। शाम के 6 बजे के पहले अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहते हो, जिस टॉपिक से आपको डर वगैरह लगता होगा, तो हम स्पेसिफिक उस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। अदरवाइज आई टू चूज अ टॉपिक, मैं फिर एक टॉपिक लूंगा जो कल शाम में 6 बजे इंटरेक्टिव सेशन में डिस्कशन करूंगा दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों, पिछले 2 दिनों से मतलब मैंने कंटिन्यूसली अभी तक के अनअकैडमी के ऐप पे टाइम स्पीड डिस्टेंस की क्लास ले रहा हूँ। आज फिर से लूंगा टाइम स्पीड डिस्टेंस की क्लास, और इसका लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, तो मेक श्योर करना है वो सेशन अपने से मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। कल फ्राइडे है, कल दोपहर के 2 बजे से लेकर सैटरडे दोपहर के 2 बजे तक, जिसको हम लोग यूट्यूब फेस्टिवल बोलते हैं, उसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि आपको मस्त प्यार हो जाना चाहिए पढ़ाई से, इतना मजा आना चाहिए। उसमें बहुत सारे लाइव सेशंस और रिकॉर्डेड सेशंस दोनों पाइपलाइन में है। सारे के सारे हर एक वीडियो को मस्त से देखिएगा, फुल्ली एंजॉय कीजिएगा, आपको मजा आएगा। मतलब उसमें लर्निंग का ना नेक्स्ट लेवल अपन चाहते हैं कि ऐसा अचीव हो। दोस्तों जाने के पहले ना 2 छोटी छोटी बातें आपको बोलता हूँ। देखिए दोस्तों, आज जिस दौर में मैं और आप जी रहे हैं ना, इस दौर में इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे चारों तरफ, इतनी इन्फॉर्मेशन है कि ना हम लोग ना डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। हमारे ब्रेन ना ओवर स्टिमुलेटेड है, our brain cells are overstimulated, मतलब there is just way too much information। दोस्तों आज के दौर में सक्सेसफुल होना, कुछ अच्छा करना अपने लाइफ में जितना आसान है उतना ही आसान है डिस्ट्रैक्ट और डिफोकस होना। कभी कभी हमको लगता है कि यार मैं बिजी तो हूं ना,
फिर क्या हो रहा है कि मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों एक बार खुद से ना बैठ के सोच के देखना चाहिए, क्या सिर्फ बिजी होना काफ़ी है या मुझे प्रोडक्टिव होना है। बी अवेयर ऑफ द बैरननेस ऑफ बिजी लाइफ। और जब आपको ये पता चले कि यार मैं ना प्रोडक्टिव नहीं हूँ, मैं सिर्फ बिजी हूँ, तो उस हैबिट में मत फंसिएगा। अपने अंदर इतना करेज अकुमुलेट कीजिएगा, इतना अपने विल पावर रखिएगा, अपने ड्रीम्स के लिए इतना ऑनेस्ट रखिएगा कि ना जो भी चीज़ आपको डिफोकस और डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं आपके ड्रीम्स, आपके एस्पिरेशन से, आपके गोल से, उसको उखाड़ के फेंक दीजिएगा। डिटैच फ्रॉम व्हाट डिस्ट्रॉयज यू। मतलब ईच वन ऑफ अस वी शुड हैव द करेज टू डिटैच वन सेल्फ। अपने आप को अलग कर दीजिएगा वो सारी चीज़ों से जो आपको डिस्ट्रॉय कर रही है। अब इस टेक्नोलॉजी के ये फेसबुक हो गया, इधर उधर की चीज़ें हो गई, इंस्टा हो गया, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है तब जब हम अपनी ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ में ऑनेस्ट हैं, हम अपने ड्रीम्स, अपने एस्पिरेशंस के लिए ऑनेस्ट। अदरवाइज सब बकवास है, कोई मतलब नहीं किसी चीज़ का। दोस्तों एंगेजमेंट सिर्फ एंगेज रहने को, मतलब एंगेजमेंट मतलब सिर्फ बिजी रहने को प्रोडक्टिव रहना नहीं बोलते। सोच के देखिए दोस्तों, एक दिन, चलिए एक दिन आपको ज़्यादा लगा, 1 घंटे ऐसा सोच के देखिए जब आपने सोचा मैं पढ़ूंगा और वो 1 घंटे सिर्फ हम फेसबुक निकाल दिए। जस्ट इमेजिन अ डे लाइक दिस, अ वीक, अ मंथ, अ ईयर, अ डेकेड एंड अ लाइफ टाइम लाइक दिस। एंड आप ना इतना भी हुक मत हो जाइए इन चीज़ों से। मैंने आपके साथ एक किताब डिस्कस किया था, हुक्ड, याद है आपको? नीरियाल की किताब डिस्कस किया था, लाजवाब किताब है। तो ना सिर्फ फेसबुक की दुनिया में चले गए और गुम हो गए, ऐसा मत कीजिएगा। आप में से जितने भी स्टूडेंट्स अभी यंग हो, छोटे हो, जब पढ़ते होंगे कई बार फेलियर आता होगा, कोई बात नहीं। मैं आपको पहले ही बोला दोस्तों, कुछ गजब का करने के लिए ना स्किल तो आप एक्वायर करना पड़ता है, जिद चाहिए होती है उसकी। वी हैव टू हैव द कमिटमेंट। अपने आप के लिए ये रखिएगा। अक्सर आप लोग पूछते हैं सर 2 घंटे पढ़ना काफ़ी नहीं है, 4 घंटे काफ़ी नहीं है, 6 घंटे काफ़ी नहीं है। इट्स नॉट अबाउट 2 आवर्स, 4 आवर्स और 6 आवर्स। इट्स नॉट द नंबर, इट्स नॉट द क्वांटिटी। मतलब जब ये सवाल हम पूछते हैं ना कि सर इजंट इट इनफ, इनफ इज नॉट अ नंबर, इनफ इज नॉट अ क्वांटिटी, इनफ इज द वेरी बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज। इफ यू थिंक यू कैन डू द बेस्ट इन 2 आवर्स, दैट्स इनफ। इफ यू थिंक योर 4 आवर्स इज बेस्ट, दैट्स इनफ। इनफ इज नॉट अ नंबर, इनफ इज द वेरी बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज। खुद के लिए कमिटमेंट रखिएगा। हाउ लॉन्ग शुड आई वॉक? आई विल गोइंग टू वॉक टिल आई फाइंड माई लेक, आई विल वॉक टिल आई फाइंड द ट्रेजर्स ऑफ माई लाइफ। खुद के लिए ये चीज़ों को रखिएगा दोस्तों, खुद के लिए रखिएगा। आज के टाइम पे ना मुझे ऐसा लगता है कि हम ना नॉइस की तरफ खुद खींचे चले जाते हैं। अरे क्यों यार? चूज टू इग्नोर ऑल दीज थिंग्स। हमको अपने चारों तरफ की ये डिस्टर्बेंसेस से बड़ा बनना है, ये नॉइज से बड़ी। ये नॉइज तो हर पासिंग डे के साथ बढ़ती चली जाएगी दोस्तों। अगर आप उसमें फंसेंगे तो उस चीज़ में फंसे रह जाएंगे आप ना। कभी कभी क्या होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि हमको ये कमिटमेंट रखना चाहिए अपने आप के लिए, दैट आई विल राइज अबाउट दीज लिटिल थिंग्स। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.